Yes, good afternoon, friends. And as I said, in this batch, we are going to complete these around 380 pages of workbook. मैथ्स रिवीजन का जो सबसे बेस्ट तरीका है उस तरीके से हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी नो नॉनसेंस शो. समझ रहे हैं ना? कोई अननेसेसरी तामझाम नहीं, नौटंकी नहीं, सीधा सीधा रिवीजन. एज एवरीवन नोज, two things are important to have a good score in mathematics. Everyone knows that. Accuracy and speed. Accuracy के लिए हमें चाहिए conceptual clarity and speed के लिए चाहिए practice. अब जैसे आपने कुछ टेस्ट का पेपर लिखा था, उसमें बहुत सारे लोगों का क्या था, सर हमें आता है सब बट टाइम ही नहीं है. बराबर है? बहुत सारे लोगों का मेरे पास आके सेम रोना था, सर हमें आते थे सारे क्वेश्चन बट जो टाइम हमें दिया था उसमें हम 50 की जगह सिर्फ 32 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, 35 ही कर पाए. कुछ लोगों का तो ये भी था सिर्फ 25 ही कर पाए. करेक्ट है कि नहीं? तो एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, बट व्हाट वाज मिसिंग इज स्पीड. स्पीड का प्रॉब्लम है ना. तो वो दोनों के लिए राइट हमें कुछ करना पड़ेगा और वो है ये रिवीजन. समझ रहा है क्या? क्योंकि हम इतना प्रैक्टिस करेंगे, अगर ये सब कुछ बुक हम खुद लिखेंगे और ये कंप्लीट कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से फेल होना तो जस्टिफाई नहीं रहेगा यार. उसके बाद क्या लगता है आपको? इतना हम करेंगे एंड फिर भी हमें मैथ्स में 100 में से 12 मार्क आ गए, 15 मार्क आ गए, 25 आ गए, ऐसा होने वाला है क्या? बट इतना सब कुछ कंप्लीट करते हो कि सिर्फ कंप्लीट करना है, कुछ तो अपने को नोटबुक भरना है या कुछ ये कंप्लीट करना है, ये सोच के मत रखो. समझ रहे हैं ना? साथ साथ में हमें समझना भी है वो. आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? सिंपल चीज़ है. कोई चीज़ हम सुनते हैं और वही चीज़ लिखते हैं तो क्या मेरे ख्याल से जब हम वो लिखते हैं तो याद रहने का प्रोबेबिलिटी कभी भी ज़्यादा रहता है. एंड उसी की टाइप के हम नीचे 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी याद रहने का और भी बढ़ जाता है. एग्जैक्टली वी आर डूइंग दैट थ्रू दिस रिविजन बैच. अब समझ रहे बच्चों? तो यहाँ पे मैंने सिर्फ थियरी नहीं दिया है. अब समझ रहे हो क्या? सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ ऑल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. ऐसा है कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर्ड ही नहीं है एंड सिर्फ थियरी और फॉर्मूले करने वाले हम लोग. आप वो बुक ओपन करके देखो, आपको बहुत सारे एमसीक्यूज दिखेंगे इसमें. एक दो नहीं, हर चैप्टर में बहुत सारे एमसीक्यूज दिखेंगे. आप सिर्फ नंबर पे मत जाओ 1 2 3 4. मैंने कई जगह पे एक नंबर दिया है एंड उसके अंदर 10 एमसीक्यूज है. समझा क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन, फाइंड. उसके आगे 25 क्वेश्चन है. मतलब एज गुड एज 25 एमसीक्यू के साथ डील कर रहे हैं ना हम लोग. Yes or no? Complete the following Venn diagrams. एक ही पॉइंट मैंने लिखते हुए एक ही लिखा है बट उसके नीचे 15 डायग्राम्स है. करेक्ट और नॉट? तो एज गुड एज 15 MCQs वी आर कवरिंग थ्रू दैट वन पॉइंट. करेक्ट है? तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, राइट फ्रॉम डे नंबर 1, 60 आवर्स हमें मैथ्स कंप्लीट करना है. साथ में कितने आवर्स? 60 आवर्स. एंड 60 आवर्स में आवर टारगेट इज 60 प्लस मार्क्स. लेट्स नॉट कीप अननेसेसरीली 90 प्लस एंड 95 प्लस बोलने के लिए. करेक्ट है कि नहीं? ऐसे हवा करने के लिए डे नंबर 1 ऐसा कुछ भी नहीं रखेंगे बट 60 प्लस विच इज सपोज टू बी अ वेरी गुड स्कोर. इसके पहले आपने जो भी किया है, जो भी आपका लेवल है, सब भूल जाओ. सिर्फ ये रिवीजन बैच, इसके पहले थोड़ा बहुत आपको कुछ आता है, मैथ्स बोल के कोई सब्जेक्ट है ये पता है, डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेल माय फ्रेंड्स. ठीक है? तो चलिए स्टार्ट. ओके, तो पहला ही का होम एक्सरसाइज या होम एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है. दैट इज, मैंने इंडेक्स दिया हुआ है आपको बुक के पहले पेज पे. वो इंडेक्स के सामने पेज नंबर ऐसे लिखा हुआ है क्या? वो पेज नंबर के सामने ब्लैंक है, वो भी आपको खुद ही कंप्लीट करना है. हैंड रिटन है ना सब कुछ, वो भी आपको ही कंप्लीट करना है. ठीक है? तो रेशियो, प्रोपोर्शंस, लॉग्स, इंडाइसेस, क्या पेज नंबर है? पेज नंबर देख के बताओ. पेज नंबर 1. तो लिखो उसके सामने पेज नंबर 1 लिखा आपने? लिख रहे हो क्या मेरे भाई? रेशियो, प्रोपोर्शंस, लॉग्स, इंडाइसेस, पेज नंबर 1. हाँ चलो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कौन से पेज पे दिख रहा है आपको? मुझे तो पेज नंबर 29 पे दिख रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. आपको भी दिख रहा है क्या? पेज नंबर 29 टाइम वैल्यू ऑफ मनी दिखा गया बच्चों? पेज नंबर 29 टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ओके, उसके बाद में यस नेक्स्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 3 पेज नंबर 49. तो एपीजीपी सीक्वेंस एंड सीरीज पेज नंबर 49. अब आपके मेरे साथ बताओगे क्या? अभी ये चलो 1 हो गया, 29 हो गया, 49. आप लिख रहे हो क्या मेरे भाई? अब देखो इस बैच में बस आपको ये मेरे साथ अच्छे से कंप्लीट करना है बुक. समझ रहा है? यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग माय फ्रेंड्स. ठीक है? आपका कोऑपरेशन चाहिए साथ में. यहाँ पे आपको बहुत मजा आएगा. ये बुक के साथ साथ में आपका पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और बहुत ज्यादा अच्छे से होगा. ठीक है? चलो 1, 29, 49 इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस. बताओ क्या पेज नंबर है?
77 permutations combinations 106 sets functions relations बता रहे हो क्या साथ साथ में 137 लिख लो आज, मतलब बाद में क्या कौन सा भी चैप्टर फटाक से मिल जाएगा ना आपको। 137 पूरा बुक ढूंढना नहीं पड़ेगा उसके लिए। 137 नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा 167 है क्या मेरे भाई 167। हाँ नेक्स्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन 190 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन 219 सब लोग कंप्लीट कर रहे हो क्या मेरे भाई 219 प्रोबेबिलिटी 246 पक्का प्रोबेबिलिटी 246 है क्या यस नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी 246 हो गया। नेक्स्ट थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलो 277 थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन 304 डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन 304 है क्या मेरे भाई। लॉजिकल रीजनिंग कहां स्टार्ट हो रहा है लॉजिकल रीजनिंग 324 लॉजिकल रीजनिंग 324 पे है क्या एंड इंडेक्स नंबर्स 360 ठीक है। साथ साथ में जहां पे फर्स्ट चैप्टर एंड होता है ओके फर्स्ट चैप्टर के एंड में अगर आप देखोगे तो ओके जहां पे रेशियो चैप्टर्स खत्म हो रहा है उसमें आप पेज नंबर 23 पे जाओ। पेज नंबर 23 पे आपको क्या दिख रहा है उधर कैलकुलेटर ट्रिक्स। कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स जो एक्चुअली मैंने रेगुलर बैच में सब बताए हुए वो भी हम फटाफट डिस्कस करेंगे एक जगह पे। तो कैलकुलेटर ट्रिक्स 23 पे तो आपके इंडेक्स में लिख दो आप कैलकुलेटर ट्रिक्स 23 इंडेक्स में कहीं पे एंड में लिख सकते हो आप। कैलकुलेटर ट्रिक्स कहाँ है आपको फटाक से मिल जाएगा ना बाद में इंडेक्स में वहां पे एंड में लिख देना आप या बीच में लिख देना जहां पे भी कैलकुलेटर ट्रिक्स ऑन पेज नंबर 23 कैलकुलेटर ट्रिक्स ऑन पेज नंबर 23 यस लिखा बच्चों यस। तो जैसे मैंने बताया कोई मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका इंट्रोडक्शन में ये क्या है क्या नहीं है क्या होने वाला है अननेसेसरी मोटिवेशन कुछ नहीं स्ट्रेट मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर देते ओके। कितने चैप्टर्स है मैथमेटिक्स में मैथ स्टैट एंड एलआर 18 चैप्टर्स है मैथ स्टैट एंड एलआर में देयर आर 18 चैप्टर्स। आपको लग रहा है ऐसा नहीं आपके इंडेक्स में 17 दिख रहा है तो क्योंकि मैंने इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस ये दो चैप्टर को मर्ज करके एक ही चैप्टर दिया मैंने इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस। आईसीआई के हिसाब से इनइक्वालिटीज अलग है इक्वेशंस अलग चैप्टर है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ चैप्टर्स आईसीआई के हिसाब से 18 है अपने इंडेक्स में 17 दिखेंगे तो भी ऑल चैप्टर्स आर कवर्ड इन दिस ओके। तो ऑब्वियसली इट कवर्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के 4 चैप्टर से 13 to 16 आपको दिखता रहेगा। मैंने डायरेक्ट लॉजिकल रीजनिंग ऐसे लिखा है 4 चैप्टर्स कौन से उसके नाम तो आपको पता रहेंगे कौन से क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर का नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट ब्लड रिलेशंस डायरेक्शन टेस्ट्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स दीज आर 4 चैप्टर्स इन एलआर लॉजिकल रीजनिंग। तो चलिए स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर डायरेक्टली। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा आज से जो स्टार्ट करने वाले वो है रेशो प्रपोर्शंस लॉग्स एंड इंडाइसेस। तो रेशो प्रपोर्शंस लॉग्स इंडाइसेस चैप्टर नंबर 1 शैल वी स्टार्ट माय फ्रेंड्स। चलो क्या फर्स्ट क्वेश्चन है बताओ व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर व्हाट इज रेशो। तो आप बताओ मुझे व्हाट इज रेशो। हाँ व्हाट इज रेशो बताओ 5:7 इज अ रेशो 2:9 इज अ रेशो। तो रेशो इज अ फ्रैक्शन used for comparison of 2 or more quantities। देखो रेशो इज अ फ्रैक्शन यूज। अब देखो बच्चों मैं सिर्फ बताने के लिए बता भी सकता था आपको बट हम सब मैं भी वो लिखूंगा आप भी साथ साथ में लिखेंगे। इट इज बेटर वे ऑफ रिवीजन और नॉट यस और नो। तो राइट डाउन रेशो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड रेशो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर
यूज्ड फॉर, बोलो, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज, comparison of two or more quantities which are of बोलो same type, which are of same type, expressed in same unit of measurement, expressed in, बोलिए, same unit of measurement. Ratio is a fraction used for comparison of two or more quantities which are of, बोलो, same type, मतलब एक का हाइट दूसरे का इनकम का रेशियो हम कभी फाइंड नहीं करते, yes और no, एक का इनकम दूसरे का वेट का इनकम रेशियो फाइंड करते क्या हम लोग, एक का हाइट दूसरे का इनकम तीसरे का एज का रेशियो फाइंड करते क्या, नहीं। बट समझो मेरा एज 40 है, ये लड़की का एज 18 है, कितना है 18, तो कैन आई से रेशियो ऑफ आवर एज is 40:18, which can be simplified as 20:9. 20:9. Generally ratio is written in the simplest form. Generally ratio is written in the, अब मैं जो जो बोलूंगा ये सब पॉइंट कहीं ना कहीं इसमें आने वाले, तो सब कुछ अल्टीमेटली आपको रिवाइज क्या करना है, तो ये बुक बस ये छोड़ के आपको कुछ भी नहीं करना है इसके बाद में। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? आर यू गेटिंग दिस? इसमें सारे कंसेप्ट एवरीथिंग गेट्स कवर्ड। इज दैट क्लियर? ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो तुम्हारे सिलेबस में है बट ये बुक में नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप समझ लो क्या? एवरीथिंग इज देयर इन योर नोट्स इटसेल्फ। इज दैट क्लियर? ओके। आप बोलोगे नहीं सर फिर इसी में से एमसीक्यू आएगा क्या? तो ये बड़ा नॉनसेंस क्वेश्चन है, समझा या नहीं? अब 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, उसके आगे कौन सा क्वेश्चन पूछने वाले? ऑल पॉसिबल जो मुझे लगता है वो सब लिखा है मैंने, करेक्ट और नॉट? बट एग्जाम में 7 कॉइन्स आर टॉस्ड के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन दे सकता हूं क्या यहाँ पे? बट मैं आपको ये दे सकता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन में सॉल्व करने की एबिलिटी आए, वो मैं कर सकता हूं। यस और नो? मैं सारे क्वेश्चन नहीं बता सकता हूं, बट सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बता सकता हूं। यस और नो? चलो, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 3.50 इज टू 8.75। हाँ बोलो, क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म? तो 3.50 डिवाइडेड बाय 8.75 ऐसे लिखता हूं मैं, चलेगा क्या? इज इक्वल टू, टेल मी, इज इट 350 डिवाइड बाय 875? तो टेल मी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? नहीं है। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो एक काम करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 25 से डिवाइड करो, चलता है क्या? तो 350 डिवाइड बाय 25 कितना आता है? जल्दी बताओ, 350 डिवाइड बाय 25 कितना आता है? 14 क्या? डिवाइडेड बाय 35। अब दोनों को 7 से डिवाइड करो तो क्या आता है? 2:5। तो टेल मी वेदर सिंपलेस्ट फॉर्म इज 2:5। और सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया आपने? वो तो फिर फ्रैक्शन में चला जाएगा, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बोल सकते। तो रेशियो इज जनरली रिटन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 2:5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशियो। क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है बोलो? 2:5, करेक्ट। जनरली रेशियो इज रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। लिखो एक सेंटेंस नीचे, जनरली रेशियो इज रिटन, जनरली रेशियो इज एक्सप्रेस्ड। लिख रहे हैं ना बच्चों? ये सेंटेंस आपको आगे भी कहीं मिलेगा बट लिखते हैं हम लोग, जनरली रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स, बोलो, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। जनरली रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। लिखे बच्चों यहां तक? ओके, नेक्स्ट, 5:7 can also be written as, tell me, can it also be written as 50:70? कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं। बट 50:70 सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? नहीं। 5:7 ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, बट अगर मैंने उसको 50:70 लिखा तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। कैन इट बी रिटर्न एज 0.50 is to 0.70? कैन इट बी रिटर्न एज 10:14? कैन इट बी रिटर्न एज 35:49? क्या मैंने दोनों को 7 से मल्टीप्लाई किया, करेक्ट और नॉट? अरे 5 को भी 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 को भी 7 से मल्टीप्लाई किया, तो कैन इट बी रिटर्न एज 35:49? कैन इट बी रिटर्न एज 70, मतलब किससे मल्टीप्लाई किया? 14 से, बराबर है ना? 70:98? 70:98? Can it be written as 70:98? Can it be written as 5k:7k, where k is not 0? Where k is not 0. तो इससे हमें ये समझा कि all the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number without changing the meaning of that ratio. Without changing
मीनिंग ऑफ दैट रेशियो, सारे टर्म्स को तुम एक नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वो रेशियो चेंज्ड होता है या अनचेंज्ड हो जाता है? फिर अनचेंज ही रहता है ना रेशियो। 5:7 को मैंने 50:70 लिखा, रेशियो चेंज हुआ क्या? क्या चेंज हुआ? फिर फॉर्म, क्या चेंज हुआ? फॉर्म इन विच इट इज रिटर्न, वो चेंज हुआ। 50:70 को यू कैन राइट इट एज 5:7, 100:200 को यू कैन राइट इट एज 1:2। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो 5:7 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, मैंने जो भी दो चार कुछ लिखा है उसके बाद में लिखा है 5k:7k वेयर k इज नॉट 0। तो यहां पे अगर मैं एक ऐसा सेंटेंस लिखूंगा तो आप एग्री करते हो क्या? ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर, चलेगा क्या? आप राइट डाउन ऑल द टर्म्स ऑफ अ रेशियो या ऑल द नंबर्स ऑफ अ रेशियो, लिख रहे हो क्या मेरे भाई? ऑल द नंबर्स ऑफ अ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय same non-zero number, can be multiplied or divided by, बोलो, same non-zero number. all the terms of a ratio can be multiplied or, बोलो, divided by same non-zero number, by same non-zero number. I hope you are getting this my friends. Yes. अब एक रेशियो दिया हुआ है मैंने एंड उसके सामने डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, इनवर्स, सब डुप्लीकेट ऐसे कुछ लिखा है, चलेगा? अब इसका कंसेप्ट बता देता हूं मैं, उसके बाद ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एंड अगर ये कंसेप्ट पता होगा तो ये एग्जांपल ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ओके, सुनो ध्यान से। 5:7 इज अ रेशियो, 5:7 इज अ रेशियो। तो 5:7 समझ रहा है? इसमें पहला टर्म क्या है? 5 एंड सेकंड टर्म क्या है? 7। तो फर्स्ट टर्म इज नोन एज एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। समझ रहा है आपको ये? तो एंटीसीडेंट क्या है 5:7 में? 5। कॉन्सिक्वेंट क्या है? तो एंटीसीडेंट का स्क्वायर क्या है? 25 एंड कॉन्सिक्वेंट का स्क्वायर क्या है? 49। तो अगर हम एंटीसीडेंट स्क्वायर इज टू कॉन्सिक्वेंट स्क्वायर ये रेशियो बना दिए तो वी कैन सी दैट वी हैव गॉट द डुप्लीकेट रेशियो। तो टेल मी वेदर 5:7 इज इक्वल टू 25:49? नो, इक्वल टू कैसे होगा यार? 5:7 इज इक्वल टू कैसे होगा? अच्छा, न्यूमरेटर 5:7, 5 को किससे मल्टीप्लाई हुआ? 5 से। 7 को किससे मल्टीप्लाई हुआ? तो इधर ऊपर न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर 7 से मल्टीप्लाई होगा, यानी रेशियो सेम कैसे रहेगा यार? रेशियो तो चेंज हो रहा है ना, तो उसका डुप्लीकेट रेशियो क्रिएट हो रहा है। समझो, छोटी छोटी बात रहते हैं बट इंपॉर्टेंट रहता है। दोनों का स्क्वायर कर दिया तो रेशियो क्या सेम रहेगा क्या? नॉट एट ऑल। अच्छा, 1:2 का स्क्वायर क्या है? 1/4। ये दोनों 1/2 इज इक्वल टू 1/4 लिख सकते हो क्या फिर आप? नॉट एट ऑल। तो डुप्लीकेट मतलब ये रेशियो अलग होता है, समझ रहा है ना? जहां पे एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट दोनों का स्क्वायर करना है, तो दोनों टर्म का स्क्वायर करना डुप्लीकेट रेशियो, दोनों स्क्वायर टर्म्स का क्यूब करना ट्रिप्लीकेट, दोनों का स्क्वायर रूट करना सब डुप्लीकेट, दोनों का, हाँ बोलो, क्यूब रूट करना इज सब ट्रिप्लीकेट। याद रहेगा क्या? तो बोलो a:b का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? a²:b²। ट्रिप्लीकेट a³ सब डुप्लीकेट, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ b सब ट्रिप्लीकेट, क्यूब रूट ऑफ a क्यूब रूट ऑफ b, इनवर्स b:a। करेक्ट है? एंड व्हाट इज इनवर्स रेशियो? फिर याद रहेगा क्या आपको? बोलो, इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट वी गेट द इनवर्स रेशियो। तो चलो 5:7 का डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहे हो तो क्या आंसर है? बोलो 25:49। वेदर आंसर इज 25:49? यस और नो? डुप्लीकेट रेशियो। अच्छा, 5:7 इज इक्वल टू 25:49 बोल रहा हूं क्या मैं? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, 8:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो। 8 का ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब ना बच्चों, तो 8 का क्यूब 512, 3 का क्यूब 27, तो 512:27। अब समझा कि आपको? शायद अभी हम पहले पेज पे है, ऐसे 375 पेज कंप्लीट करना है अपने को, समझा है नहीं? शायद इसे समझा होगा कि रिवीजन तो बहुत अच्छे से हो सकता है, हर जो चीज हम पढ़े कभी ना कभी वो सब हमारे राइट रिकलेक्ट होने वाले अभी। चलो नेक्स्ट, 11:19 का इनवर्स रेशियो, 19:11। 64:625 का सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट मतलब क्या? स्क्वायर रूट्स, हाँ बोलो, 8:25 एंड 125:27 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो 5:3। 5:3 सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्या? रेशियो ऑफ क्यूब रूट्स, रेशियो ऑफ क्यूब रूट्स। समझा क्या बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कंपाउंडेड रेशियो। क्या क्वेश्चन फाइंड है? कंपाउंड। तो क्या होता है कंपाउंडेड रेशियो? अब बताओ, कोई भी रेशियो का फर्स्ट टर्म इज नोन एज एंटीसीडेंट एंड सेकंड टर्म इज
तो कंपाउंडेड रेशियो होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस। तो लिखो कंपाउंडेड रेशियो इज इक्वल टू, पहले तो लिखो कंपाउंडेड रेशियो इज इक्वल टू, लिख रहे हो ना बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस। देख रहे हो क्या मैंने कैसे लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस। लिखा क्या मेरे भाई, ये क्या है बोलो, कंपाउंडेड रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो चलो बोलो, ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें कंपाउंडेड रेशियो इज इक्वल टू, हमें कंपाउंडेड रेशियो फाइंड करना है ना, कंपाउंडेड रेशियो इज इक्वल टू, चलो बोलो प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स 5ax into 9 डिवाइडेड बाय बोलो 7by into 8। तो टेल मी वेदर आंसर इज 45ax डिवाइडेड बाय 56by। मुझे नहीं लगता कि और ये सिंप्लीफाई होने वाला है, कुछ क्या होने वाला है, 5 कैंसिल नहीं होगा ना, हो गया क्या कैंसिल, 45ax इज टू 56by। तो इसका आंसर है 45ax इज टू बोलो 56by इज टू 56by। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस इज द कंपाउंडेड रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस इज द, क्या था ये, कंपाउंडेड रेशियो। नेक्स्ट 3:8:9:11 इज अ क्या रेशियो है बोलो, कंटिन्यूड रेशियो। ये क्या है बोलो, कंटिन्यूड रेशियो, लिखो इज अ कंटिन्यूड रेशियो। समझा क्या बच्चों, क्यों, इज द रेशियो ऑफ 3 और मोर टर्म्स, रेशियो ऑफ 3 और मोर टर्म्स। तो देखो रेशियो ऑफ 3 और मोर टर्म्स इज नोन एज, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है, कंटिन्यूड रेशियो। रेशियो ऑफ 3 और मोर टर्म्स इज नोन एज कंटिन्यूड रेशियो। लिख रहे हो क्या मेरे भाई, रेशियो ऑफ 3 और मोर, मैंने क्या बोला था आपको, मैं अन्य से आपका टाइम वेस्ट करूंगा ही नहीं, कुछ समझ रहा है ना, स्ट्रेट पॉइंट की बात करेंगे अन्य, ताकि 60 आवर्स में इतना ह्यूज सिलेबस कंप्लीट हो सके। मैथ्स मतलब आपको पता है ह्यूज सिलेबस है इसका, है या नहीं, तो इज नोन एज कंटिन्यूड रेशियो। नेक्स्ट रेशियो इज यूनिट फ्री, रेशियो इज यूनिट फ्री, मतलब रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट। 5 से रेशियो ऑफ माई एज इज टू हर एज इज, लेट्स से 5:2 बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, 5:2। तो मैंने बोला क्या 5 years इज टू 2 years, मैंने बोला क्या 5 days इज टू 2 days, मैंने बोला क्या 5 months इज टू 2 months। तो क्या था फिर ये, यूनिट, रेशियो इज यूनिट फ्री। अब उसमें तुम पहले टर्म को जो यूनिट लगाओगे सेकंड टर्म को वही यूनिट लगेगा, बट कंपैरिजन के लिए कोई यूनिट की जरूरत नहीं है। तो रेशियो इज यूनिट फ्री, उसके सामने लिख देना रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट, बराबर ना बच्चों, क्या लिख रहे हो, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी यूनिट, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट, देयरफॉर ऑब्वियसली रेशियो इज यूनिट फ्री, रेशियो इज यूनिट फ्री। तो आपको शायद समझता होगा कि मैंने इस बुक में सिर्फ थियरी भी नहीं दिया है, समझ रहा है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है आपको, अपने को समझ रहा है, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कुछ टेबल्स कंप्लीट करना है, एनी रूट जिसके थ्रू अपना अंडरस्टैंडिंग आसान हो मैंने वो दिया है यहाँ पे। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज एंटीसीडेंट, राइट डाउन एंटीसीडेंट, फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज कॉन्सिक्वेंट, फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म कॉन्सिक्वेंट। लिखा क्या मेरे भाई, फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म इज कॉन्सिक्वेंट। चलो नेक्स्ट 10th पॉइंट तक आ गए ना, 10th पॉइंट तक आ गए क्या मेरे भाई, थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो गए क्या बुक के साथ, एटलीस्ट लिटिल बिट, बहुत बिगिनिंग में है हम लोग पर फिर भी हो गए ना। ओके नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 kilograms इज टू 35,000 grams। तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो या तो किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करो या ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करो, ताकि इट इज बोलो एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एंड उसके बाद में हम रेशियो लिख पाएंगे। तो बोलो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो कहना है 3 किलोग्राम इज एज गुड एज 3000 ग्राम्स, है या नहीं है, इज टू बोलो कितना है 35,000 ग्राम्स। तो टेल मी माय फ्रेंड्स वेदर रेशियो इज 3:35। अब इसमें 3:35 में कुछ ग्राम किलोग्राम लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, रेशियो को कोई यूनिट की जरूरत नहीं है, बट पहले तो इसको सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में लाना पड़ेगा ना आपको। तो रेशियो ऑफ दीज टू क्वांटिटीज इज 3:35, रेशियो ऑफ दीज टू क्वांटिटीज इज
3:35, समझ रहा है क्या बेटा? 3:35, 3 किलोग्राम्स को मैंने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, या 35,000 किलोग्राम्स, सॉरी 35,000 ग्राम्स इज एज गुड एज 35 किलोग्राम्स। तो क्या होता है 3 किलोग्राम्स इज टू 35 किलोग्राम्स, तो रेशियो इज 3:35, 3:35। नेक्स्ट, A is to B कैन ऑल्सो बी रिटन एज AK is to BK, बराबर है कि नहीं? और बोलो A by K is to B by K provided K is not 0। सेम हमने थोड़ी देर पहले ऊपर भी लिखा था कि नहीं, लिखा था या नहीं? तो क्या ना इसे A is to B can also be written as AM is to BM where M is not 0, where M is not 0। Next, order of the terms is, बोलो, in a ratio is important। तो order important होता है या नहीं होता है? Order is important। अभी A is to B को मेरा मूड बन गया तो B is to A लिख सकता हूं क्या मैं? नहीं, A is to B is different from, बोलो, B is to A। A is to B यहां पे लगे तो सामने लिख देना, A is to B is not equal to, बोलो, B is to A। अब बोल रहे नहीं सर, कभी कभी सेम भी रह सकता है, हम कभी कभी की बात कर रहे हैं क्या? A is to B को मैं जनरल टर्म्स में B is to A लिख सकता हूं क्या? नहीं। यस और नो? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। मेरे और सुशील के इनकम का रेशो, करेक्ट और नॉट? मतलब मेरा और सुशील का इनकम इस ऑर्डर में लेना पड़ेगा ना। समझो मेरा और सुशील का इनकम का रेशियो 2:9 है, समझो 2:, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सुशील के और मेरे इनकम का रेशियो 2:9 है, ऐसे बोल सकता हूं क्या मैं? मतलब क्या फर्क पड़ता है थोड़ा इधर उधर, ऐसे चलने वाला है क्या? नॉट एट ऑल, करेक्ट और नॉट? तो ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, फाइंड द 13 तक आए ना बच्चों? फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2/1/3 is to 3/2/3। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या जो अभी है वो? नहीं। तो क्या करेंगे फिर बोलो? चलो 3/1/3 डिवाइडेड बाय 2/2/3 ऐसे लिखता हूं मैं पहले, तो चलेगा क्या? 3/1/3 डिवाइड बाय, बोलो, 2, सॉरी पहले 2 है क्या? 2/1/3 है ना, 2/1/3 एंड 3/2/3, ठीक है ना बच्चों? चलो बोलो कैसे करेंगे? अब न्यूमरेटर को 2/1/3 को कैसे लिखते हैं? 2 × 3 6, बराबर है ना, +1 7/3, इसको मैं 7/3 लिख सकता हूं, डिवाइड बाय, बोलो, 11/3। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 7/11। तो टेल मी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 7:11 रहेगा क्या? ये और सिंप्लीफाई होगा क्या? ऐसे चलता है क्या? 7:11, दोनों में 1 ऐड करो तो 8:12, दोनों को 1 ऐड करो चलता है कैसे? All the terms of the ratio can be multiplied or divided by a same non-zero number। तुम्हारा मूड बन गया दोनों में कुछ ऐड करते, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे नहीं होता है। Are you understanding this? फिर दोनों रेशियो सेम नहीं रहेगा। Is that clear? तो इसका क्या रेशियो है? 7:11। ओके, इफ अ रेशियो इन अ रेशियो A is to B, देख रहे क्या पढ़ रहे क्या बच्चों? इन अ रेशियो, क्या रेशियो है बोलो? A is to B, इन अ रेशियो A is to B। हाँ, क्या लिखा है उन्होंने, पढ़ो एक बार। If A is greater than B in a ratio A is to, just a minute, हाँ चलो क्या लिखा है बच्चों? In a ratio A is to B, if A is greater than B, तो A is to B is called as, बोलो, ratio of greater inequality। देखो A is to A is greater than B रहा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Ratio of greater inequality। तो मेरा एक सेंटेंस सही है क्या बताओ? In a ratio, if antecedent is greater than consequent, it is said to be a ratio of greater inequality। If antecedent is greater than consequent, it is said to be a ratio of greater inequality। If antecedent is less than consequent, it is said to be a ratio of lesser inequality। आप साथ साथ में लिख रहे हो या नहीं? ये सिर्फ देख रहे हो? नहीं ना? रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, ठीक है। जस्ट मेरा एक सजेशन है, जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसे के ऐसे हो, मैं सिर्फ सजेस्ट करूंगा कि आप लिखते वक्त ना सिर्फ ब्लैक छोड़ के कोई तो दूसरा पेन यूज करो, आइदर ब्लू या रेड, करेक्ट है ना, ताकि आप क्या लिख रहे हो और मैंने क्या लिखा है थोड़ा डिफरेंस रहेगा ना उसमें, समझे ना। वैसे तो हैंड राइटिंग से समझेगा आपको, आपका हैंड राइटिंग एकदम जो अच्छा दिखेगा वो आपका हैंड राइटिंग, जो थोड़ा गंदा दिख रहा है वो मेरा, बराबर है ना। बट फिर भी अगर हो सकता है तो पॉसिबल अगर हो तो, मतलब बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट नहीं है तो रेड या कुछ दूसरा पेन यूज कर सकते हो, तुम्हें जो भी कलर पसंद हो, पिंक वगैरह यूज कर सकते हो तुम, ओके ठीक है। पॉसिबल है तो, अगर बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट नहीं है तो पॉसिबल है ना, ओके थैंक यू। ओके नेक्स्ट, इफ A is equal to B then it is called as a ratio of, बोलो, equality, it is called as ratio of equality। चलो
तो बोलो इन अ रेशियो if antecedent is greater than consequent, it's a ratio of greater inequality. If antecedent is less than consequent, ratio of lesser inequality. If antecedent is equal to consequent, it's a ratio of equality. Next, ratio exists, पढ़ रहे बच्चों, only when two or more quantities are of same kind and expressed in, बोलो, and expressed in same unit of measurement, and expressed in, बोलो मेरे भाई, same unit of measurement. So ratio exists only when two or more quantities are of same kind expressed in the same unit of measurement. Expressed in the same unit of measurement. लिखा क्या बच्चों यहां तक? Yes. Next, find the simplest form of 1 by 3 is to 1 by 8 is to 1 by 10. इसका simplest form पता करना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखो 3, 8, 10, ऐसा कोई नंबर जानते हो क्या जो 3, 8, 10 तीनों के मल्टीपल के लिस्ट में है, या तीनों नंबर को समझ रहा है, ऐसा कोई नंबर जिसको 3, 8 एंड 10 से डिविजिबल है? 240, 10, 3 इंटू 8 इंटू 10 कर दो ना यार, सीधा सीधा। तो काम करो, तीनों नंबर को 240 से मल्टीप्लाई करो, तीनों नंबर को किससे मल्टीप्लाई करो? 240। तो एक काम करते हैं, मैं ऐसे लिखता हूं, मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स, मल्टीप्लाई बोलो ऑल टर्म्स बाय 240, 240 से मल्टीप्लाई करो। तो बोलो सारे टर्म्स को 240 से मल्टीप्लाई किया तो रेशियो क्या होता है? तो कॉमा रेशियो बिकम्स, बोलो 240 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 80 इज टू, बोलो बोलो मेरे भाई, 30 इज टू, 80 इज टू 30 इज टू 24, 80 इज टू 30 इज टू 24। यस और नो? एक काम करो, सबको 2 से डिवाइड करो, अभी 2 से करो, 40 इज टू 15 इज टू 12, 40 इज टू 15 इज टू 12। और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो बताओ मुझे। तो कैन आई से दिस इज द आंसर? कैन आई से सिंपलेस्ट फॉर्म इज 40 इज टू 15 इज टू 12? बाप रे, थोड़ा चेहरे पे लाओ, मैं भी इंसान हूं, इतना याद रखना, मैं मशीन नहीं हूं, मुझे भी इमोशन है और थोड़ा जरूर से एवरेज से ज्यादा है, ठीक है? तो 40 इज टू 15 इज टू 12, एंड दोपहर में 2 से 4 मैं भी पढ़ा रहा हूं, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, लेकिन आपको भी चाहिए रहता है ना मोटिवेशन, है कि नहीं? आपको भी तो मोटिवेशन डोज चाहिए रहता है ना बीच बीच में, है कि नहीं? वैसा इमोशनल डोज चाहिए रहता है ना मोटिवेशन। पढ़ना क्यों है? पढ़ना क्यों पढ़ना है? ऐसे रो रो के बताने का किसके लिए पढ़ना, बट उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? नहीं। तो प्लीज देखो, तुम अगर अपना चेहरा ठीक नहीं कर सकते उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम इतना मत करो कि सामने वाला डिप्रेस हो जाए, नॉर्मल रखो, नॉर्मल, ठीक है? आइदर पॉजिटिव और न्यूट्रल, निगेटिव मत होने देना। मुझे पॉजिटिव की उम्मीद नहीं है, बट एटलीस्ट बी न्यूट्रल देन, कि आदमी कोई देख के तुम्हें ठीक ठाक लग सके उसको, एकदम ऐसे ये क्या है यार, नॉर्मल रहो, फिर ऐसे कोई स्माइल मत दो, कुछ मत करो, चुप बैठो ऐसे, तो नॉर्मल रहो, समझ रहे हैं ना? ऐसे इंसान को लगना चाहिए कि वो इंसान के साथ ही डील कर रहा है ना? चलो, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 3 by 5 is to 2 by 3 is to 8 by 5। करना है क्या सवाल इसको? क्या आप करोगे खुद? हाँ करो कंप्लीट। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, कर रहे हो क्या कंप्लीट मेरे भाई? यस, आ गया किसी का आंसर? जस्ट मिनट, तो कंप्यूटर भी कभी कभी तुम्हारे जैसे हो जाता है।
यस, हाँ आराम से बात करो। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, क्या रेशियो था? 3/5 इज टू 2/3 इज टू 8/5। हाँ तो बोलो क्या करे उसमें अभी? 3/5 इज टू 2/3 बराबर है ना, तो 8/5। तो 15 से मल्टीप्लाई किया गया तीनों को, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बोलो? 9 इज टू 10 इज टू 24। और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है? अच्छा 15 की जगह मान लो किसी ने 30 से मल्टीप्लाई किया होता तो चलता क्या? ठीक है 30 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता? 18 इज टू 20 इज टू 48 आता, बाद में 2 से डिवाइड करके ये आ जाता। यस और नो? चलो, रेशियोज आर यूनिट फ्री, डू यू एग्री ऑन दिस? रेशियोज आर यूनिट फ्री। एज रेशियोज पहले भी लिखा है हमने, वापस एक बार लिख दो ना, एज रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस्ड, एज रेशियोज कैन बी, बोलो, एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, विदाउट एनी, बोलो मेरे भाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एज रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ओके नेक्स्ट, देख रहे हो क्वेश्चन बच्चों? क्या क्वेश्चन है बताओ? ओके, इफ A is to B is 2 is to 3, B is to C is 4 is to 7 and C is to D दिया हुआ है आपको, बराबर है ना? फाइंड A is to B is to C is to D इज द क्वेश्चन। करना है क्या सवाल अपने को? चलो बताओ, मुझे बता, A is to B क्या दिया है अपने को? 2 is to 3 and B is to C क्या दिया है? 4 is to 7। सब लोग अच्छे से ध्यान देना अब यहाँ पे। तो मुझे बता, पहला रेशियो और सेकंड रेशियो में ऐसा कोई टर्म है क्या जो दोनों में है? B है। तो पहले रेशियो में B कौन से नंबर से रिप्रेजेंटेड है? 3। एंड सेकंड रेशियो में B किससे नंबर रिप्रेजेंटेड है? 4। तो ये 3 है और इधर 4 है। अगर ये सेम हो जाए तो मेरा काम हो सकता है। तो मैं 3 को कट करके 4 लिख दूं क्या ऐसे ही? मैं क्या करना मुझे अलाउड है? अच्छा, एक नंबर को मल्टीप्लाई करना अलाउड है क्या? नहीं। अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं सारे टर्म्स को करना पड़ेगा। तो पहले रेशियो के सारे टर्म्स को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं। इससे वो रेशियो चेंज होता है या सिर्फ फॉर्म चेंज होता है? फॉर्म चेंज होता है। तो इस रेशियो को मैं 8:12 लिखा, तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या किया मैंने उसको, बोलो? दोनों टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई किया। एंड अगले रेशियो में दोनों को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 3 से। तो क्या आएगा ये? 12:21, 12:21। समझा क्या? अच्छा बताओ, अब इससे मुझे A:B:C मिल गया क्या? A:B:C मिल गया क्या? तो बोलो A:B:C कितना है? 8:12, 21। A:B क्या था? 8:12 एंड B:C क्या है? 12:21। तो A:B:C तो मिल गया। एंड अब बताओ, एंड C:D क्या दिया है मुझे, बोलो जल्दी। C:D क्या दिया है मेरे भाई? 8:1। तो अब बताओ, A:B:C में C क्या है? 21 एंड C:D में C क्या है? 8। ये दोनों सेम हो जाएगा तो मेरा काम हो सकता है। तो 21 एंड 8 का एक कॉमन मल्टीपल आप बता सकते हो क्या मुझे? अगर नहीं करना है तो सीधा सीधा 21 इंटू 8 करो, क्या आता है? 168। तो दोनों को 168 में कन्वर्ट करना है। तो पहले रेशियो जो है A:B:C, इसके सारे टर्म्स को आप 8 से मल्टीप्लाई करो। करोगे क्या? किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से। हाँ करो मल्टीप्लाई। 64:96:168 एंड ये C:D के दोनों टर्म्स को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 21 से। हाँ करो मल्टीप्लाई 21 से। 168:21, 168:21। तो आप बताओ बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, देयरफॉर, देख रहे हो क्या यहाँ पे? A:B:C:D। मुझे बताओ A:B:C क्या आया था अपना, बोलो? 64:96:168, करेक्ट है। एंड बताओ C:D क्या आया था? 168:21। तो 168:21 लिख दिया मैंने उधर। तो बताओ, चारों का कंपैरिजन सेम लेवल पे आया कि नहीं अभी? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? टेल मी ऑनेस्टली। पहले मैंने क्या किया समझा क्या आपको? ये दोनों B को सेम करके लिया, फिर A:B:C आया, फिर A:B:C में जो C था, C:D में भी वो दोनों टर्म को मैंने इक्वेट कर दिया। एंड अभी A:B:C:D मैं सेम लेवल पे कंपैरिजन कर सकता हूं। तो ये तो आंसर आ गया। और अभी A:D पूछा है आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या अपने को? फिर A:D, हाँ बोलो क्या है? 64:21, यस और नो? और क्या पूछा है बोलो? B:D, बोलो B:D, 96:21। कैन आई कॉल इट एज 32:7? 32:96:21। मैंने दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया, 32:7। समझा क्या बेटा? लिख रहे हो क्या आप सब लोग? ये तो फाइनल आंसर लिखा क्या आपने, बोलो?
A is to B is to C is to D कितना है बोलो 64 is to 96 is to 168 is to 21 and A is to D कितना है बोलो 64 is to 21 and B is to D कितना है फाइनली 32 is to 7 32 is to 7 I hope you are getting this कुछ समझा क्या मेरे भाई यहां तक ओके नेक्स्ट if a quantity क्या लिखा है पढ़ रहे हो क्या मेरे भाई if a quantity increases or decreases in a ratio A is to B then the new quantity B is equal to original quantity क्या होता है A तो अब सुनो ध्यान से सुनो समझो किसी ने बताया कि मेरा इनकम X है मेरा इनकम एंड मैंने बोल दिया कि नेक्स्ट ईयर माय इनकम विल बी इंक्रीजिंग इन द रेशियो ऑफ P is to Q in the ratio of तो what will be my new income तो क्या फॉर्मूला रहेगा ओल्ड इनकम x इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या होता है क्या मैंने बोला था विल इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ P is to Q तो मल्टीप्लाइंग रेशियो इज Q is to P तो what will be my new income x into Q by P x into समझो मैंने बोल दिया कि पुणे का आज का टेम्परेचर है 41 डिग्री आज का टेम्परेचर है tomorrow temperature is going to increase in the ratio of x is to y x is to what will be tomorrow's temperature 41 into y by x 41 into old temperature into multiplying ratio is equal to new temperature new income is equal to क्या रहेगा old income into multiplying ratio and अगर आपको new के बेसिस पे old फाइंड करना है तो old is equal to क्या रहेगा new into given ratio तो जो भी लिखा है उधर आप पढ़ रहे हो क्या न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू पढ़ना है क्या ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो करेक्ट है वेयर मल्टीप्लाइंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है बोलो रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रेशियो तो एंड उल्टा रेशियो ओरिजिनल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या आता है बोलो न्यू क्वांटिटी इनटू गिवन रेशियो जहां मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट को पता रहना चाहिए या अन्य से लिखने में टाइम पास नहीं करना चाहिए मैंने खुद लिख के दिया ताकि हम पढ़ेंगे ताकि हमें काम भी थोड़ा सा टाइम पे का रिस्ट्रिक्शन है ना ऊपर 60 आवर्स यस और नो चलो नेक्स्ट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटीज कितना है पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी बोलो पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी कितना है मोई भाई x पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज x एंड पॉपुलेशन इंक्रीजेस बोला है डिक्रीजेस बोला है चेंजेस बोला है क्या बोला है उन्होंने पॉपुलेशन चेंजेस क्या रेशियो में चेंज होता है पॉपुलेशन चेंजेस इन द रेशियो ऑफ 3 is to Q बोला है तो क्या पूछा है उन्होंने क्वेश्चन फिर न्यू पॉपुलेशन पूछा है क्या पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज x एंड चेंजेस इन द रेशियो ऑफ P is to Q व्हाट इज अ न्यू पॉपुलेशन तो बोलो न्यू पॉपुलेशन इज इक्वल टू लिखो ओल्ड पॉपुलेशन लिख रहे हो ना ओल्ड पॉपुलेशन इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो एंड और एक इंस्ट्रक्शन है सबको वो भी याद रखो आपको घर पे कंप्लीट करना है इसलिए जो उसमें घर पे कुछ नहीं कंप्लीट करना है ये मेरे साथ ही कंप्लीट करना है बच्चों चलो मैं सर के पहले घर से खुद को कंप्लीट करके आता हूं ऐसे काम नहीं करने के समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं क्योंकि वो साथ साथ में कंप्लीट करने से ही उसका वैल्यू रहेगा अरे उसका इफेक्ट रहेगा हमें पढ़ना नहीं है लिखना है साथ में ये पर्पज है नहीं तो मैं क्या ये आप पढ़वा भी सकता था ना ये सब कुछ मैं क्या सिखा नहीं सकता था क्या वैसे मैं खुद लिख के सिर्फ मैथ्स का प्रॉब्लम क्यों तुम्हारा स्पीड कम पड़ रहा है ना उसका ये सोल्यूशन है समझता है क्या खुद करना है हाँ चलो बोलो ओल्ड पॉपुलेशन इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो तो बोलो ओल्ड पॉपुलेशन क्या था x इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या आएगा बोलो q बाय p तो x की जगह q बाय p की जगह नंबर्स होते तो हम एक्चुअल आंसर को फाइंड कर लेते यस और नो चलो 22 में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए आप सबका आंसर फाइंड करेंगे बच्चों इनवर्स रेशियो ऑफ a is to b का क्या आंसर रहेगा a is to b रहेगा क्यों इनवर्स ऑफ इनवर्स तो a is to b का इनवर्स क्या रहता है b is to a उसका इनवर्स a is to b समझा क्या व्हाट इज द इनवर्स रेशियो ऑफ 2 is to 3 2 is to 3 करेक्ट है नेक्स्ट डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो p is to q is p is to q क्यों ऐसे सेम आंसर आया लेकिन अगर समझो इतना ही क्वेश्चन पूछा होता मैंने डुप्लीकेट रेशियो p is to q is क्या आंसर होता p square is to q square सब डुप्लीकेट रेशियो p is to q is अंडर रूट p is to अंडर रूट q बट मैंने क्या पूछा डुप्लीकेट ऑफ सब डुप्लीकेट तो आंसर इज p is to q नेक्स्ट ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ m is to n बोलो आंसर m is to n पढ़ा करो लेकिन दो चार क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आ गया तुरंत बाद में सेम एज इट इज मत लिखो पढ़ो क्या है वो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया डुप्लीकेट ऑफ डुप्लीकेट तो आंसर सेम नहीं रहेगा
डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी, क्या आंसर रहेगा? ए का पावर 4 इज टू बी का पावर 4। क्यों? डुप्लीकेट ऑफ डुप्लीकेट, मतलब स्क्वायर करके और एक बार स्क्वायर करो बोल रहे हो। नहीं तो तुम बोलोगे हमारे सर ने तो हमेशा सेम आंसर आता है बोला था। बोला है क्या मैंने? वैसे पढ़ा करो क्वेश्चन भी। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ एक्स इज टू वाई इज एक्स इज टू वाई, मतलब क्यूब रूट करके क्यूब या क्यूब करके क्यूब रूट, आंसर तो वापस उधर ही आ जाएगा। नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ यू इज टू वी इज यू इज टू वी, यस और नो? ओके, ये समझा सबको ये? नेक्स्ट, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ 5:7। फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ 5:7। बताओ इसका क्या आंसर रहेगा? तो डुप्लीकेट ऑफ इनवर्स, तो समझो क्वेश्चन है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, क्या बोला है? बोलो, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो 5:7 क्या है? बोलो 7:5। तो क्वेश्चन इतना ही बचा ना अभी, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 7:5। यही क्वेश्चन हुआ ना मेरे भाई? क्या आंसर है? बोलो 49:25। Whether answer is 49:25? 49:25 is the answer or not? तो फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ 5:7। तो 5:7 का इनवर्स रेशियो क्या था? 7:5। उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या है? बोलो 49:25। 49:25। नेक्स्ट, फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:49। तो बोलो क्वेश्चन क्या पूछा है? ट्रिप्लीकेट रेशियो, बराबर है ना बच्चों? यस, क्या क्वेश्चन पूछा है? ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट ऑफ 25:49 क्या है? 5:7। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:7 पूछा है मतलब आपको, तो क्या आंसर है? बोलो 5³ (7³). तो आंसर इज 125:343। 125:343 लिख रहे हो क्या कुछ साथ साथ में आप? नहीं, या फुल डिप्रेशन? 125:343 इज द आंसर। क्या लगता है आपको ये ठीक है क्या रिवीजन करने का तरीका? या गाने वाने कुछ गाने, डांस नहीं ना? डांस वगैरह का मूड है क्या? गाने वाने गाते? हाँ, मोटिवेशन वो भी करते आजकल। पढ़ाई एग्जीक्यूशन कुछ नहीं है, आज मोटिवेशन है सब, है कि नहीं? बराबर है ना? फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, अच्छा कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है फिर? बोलो प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट। चलो बोलो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, बोलो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। बताओ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3? 4:9, कॉमा कॉमा कर रहे हो ना आप? ट्रिप्लीकेट ऑफ 9:4 बताओ, 9 का क्यूब बताओ। 729:64। सब डुप्लीकेट ऑफ 81:64, जल्दी बताओ। 9:8। सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 512:27। 8:3। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ क्यूब रूट, समझता है ना? अच्छा ये रेशियो लिखा होगा क्या आंसर? तो अभी जो 4 रेशियो लिखे उसका क्या पूछा है उन्होंने? कंपाउंडेड रेशियो। क्या होता है कंपाउंडेड रेशियो? प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स। तो कंपाउंडेड रेशियो इज इक्वल टू, बताओ प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स 4 into 729 into 9 into 8। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस जल्दी बताओ। 9 into 64 into 8 into 3। जो कैंसिल होता है वो कर लो, बजावा लिख दो। तो ये 8 कैंसिल हो रहा है क्या? 9 कैंसिल हो रहा है क्या? यस और नो? और क्या कैंसिल हो रहा है फिलहाल? 4 एंड ये 16 कर दो क्या इसको? एंड 729 डिवाइड बाय 3 कितना था? 243 ना? कितना था? 243। तो दिस इज 243, ये 3 कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? बोलो 243:16। 243:16। आप लोग का नहीं सर मैं प्रोडक्ट करूंगा, तो पहले प्रोडक्ट करो बाद में सिंप्लीफाई करो। आंसर फाइनली तो यही आएगा ना? मेरे ख्याल से ये बेटर था। यस और नो? तो द आंसर इज 243:16 इज अ कंपाउंडेड रेशियो। क्या था कंपाउंडेड रेशियो? प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स। नेक्स्ट 26, when four quantities ABCD are said to be in proportion। चलो बताओ इसका आंसर। when four quantities ABCD are said to be in proportion, दो आंसर। four quantities ABCD are said to be in proportion if ratio of first term to second term is equal to ratio of third term to fourth term। तो देखो आंसर लिख रहे हो क्या मेरे भाई?
ऐसे लिख देना, फर्स्ट टर्म, लिख रहे हो क्या, इज टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, इज इक्वल टू व्हाट, थर्ड टर्म इज टू फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म इज टू फोर्थ टर्म. तो रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म मस्ट बी इक्वल टू रेशियो ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म. करेक्ट है. तो कहना है इसे A is to B must be equal to C is to D. अगर ऐसा रहा तो फोर टर्म्स आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन. इसका मतलब कहना है इसे A by B must be equal to C by D. कहना है इसे दैट मीन्स AD is equal to BC. Yes or no? So when AD is equal to BC, four quantities are said to be in proportion. तो ABCD में से कॉर्नर के दो टर्म्स कौन से, A and D. तो कहना है इसे प्रोडक्ट ऑफ, हाँ बोलो मेरे भाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. देन फोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन. नहीं समझा आप अभी. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. देन फोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन. फोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन proportion. Product of extremes is equal to product of means. Is that clear, my friends? Next, when four quantities A, B, C, D are said to be in continued proportion. When four quantities A, B, C, D are said to be in continued proportion. बता सकते हो क्या आप? Okay? देखो, when बोलो A is to B is equal to B is to C is equal to C is to D. समझा क्या? When A is to B is equal to B is to C is equal to C is to D, then बोलो मेरे भाई A, B, C, D are said to be in continued proportion. Are said to be in continued proportion. तो कहना है से when four terms are in continued proportion, that means they are in proportion. But when they are in proportion, it is not necessary that they are in continued proportion. For example, सुनो एक मिनट, सुन रहे हो क्या मेरे भाई, 2, 10, 200, 1000, 2, 10, 200, 1000 are in proportion but not in continued proportion. 2, 10, 200, 1000. तो पहला एंड सेकंड टर्म का रेशियो क्या है, 1:5. थर्ड एंड फिफ्थ का रेशियो, थर्ड एंड फोर्थ का क्या रेशियो है, 1:5. बट सेकंड एंड थर्ड का सेम रेशियो है क्या, नहीं है. That means they are in proportion but not in, but अगर वो continued proportion में है मतलब they are in proportion also. They are in proportion also. क्या है अमू, समझते का कहीं का झोपे थे, हाँ. फोर क्वांटिटीज, ध्यान है क्या इधर भाई, फोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन when ratio of first term to second term is equal to ratio of second term to third term is equal to ratio of third term to fourth term. And अगर वो continued proportion में है तो they are in proportion also. But if they are in proportion, it is not necessary that they are in continued proportion. तो ये रिवाइज करने के लिए एक छोटा सा टेबल बनाया मैंने, चार क्वांटिटीज दी है एंड आप हर जगह पे वेदर दे आर इन प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन का आंसर यस या नो में दोगे, चलेगा क्या. चलो फर्स्ट केस में 2, 6, 18, 54. चलो बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म, 1:3. सेकंड इज टू थर्ड, 1:3. थर्ड इज टू फोर्थ. आर दे इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. तो क्या ना, इसे फर्स्ट कॉलम में अगर आंसर यस आया तो बाय डिफॉल्ट सेकंड कॉलम में आंसर यस ही रहना है, क्योंकि वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो प्रपोर्शन में तो रहेगा ही. यस और नो. नेक्स्ट 3, 8, 12, 32. व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म, 3:8. सेकंड टू थर्ड का रेशियो है क्या, वो नहीं है. अच्छा थर्ड टू फोर्थ का रेशियो 3:32, 3:8 है क्या, मेरे ख्याल से है, मेरे ख्याल से है. 4 से डिवाइड करो आप, 3:8 है वो. अच्छा एक काम करो, चलो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करो, 3 × 32 कितना था, 96. एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स देखो 96. दैट मीन्स दे आर इन प्रपोर्शन. आर दे इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, तो क्या लिखो यहां पे आंसर बोलो, नो दे आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. बट सेकंड कॉलम में क्या लिखना है, यस दे आर इन प्रपोर्शन. आई होप यू आर गेटिंग दिस, यस और नो. नेक्स्ट बोलो 8, 24, 96 to 88. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करो.
8 इंटू 288 किया क्या आपने, कितना था 2304, 24 इंटू 96 2304। तो अच्छा सेकंड कॉलम में तो यस मैंने लिख दिया, यस और नो, बट अब चेक करो वेदर दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। 8:24 क्या रेशियो है, 1:3 है, एंड 24:96 1:3 है क्या रेशियो, नहीं है, दैट मीन्स दे आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कुछ गया क्या दिमाग में। नेक्स्ट 8, 5, 80, 45, हाँ चलो बोलो, आर दे इन प्रपोर्शन, तो प्रपोर्शन में ही नहीं है तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में रहने का तो सवाल ही नहीं उठता, यस और नो। अरे वो प्रपोर्शन में तो है क्या मेरे भाई, प्रपोर्शन में भी तो नहीं है ना वो, क्या है, नहीं है। नेक्स्ट 4, 6, 9, 13.50 बोलो, वेदर दे आर इन प्रपोर्शन, आर दे इन प्रपोर्शन, आर दे इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म, 4:6, 2:3, सेकंड इज टू थर्ड टर्म 2:3, थर्ड इज टू फोर्थ टर्म। आपको कैसे पता चला 2:3 है, थर्ड इज टू फोर्थ, करो सिंप्लीफाई, 9:13.50 लाओ सिंप्लीफाई फॉर्म। हाँ क्या करेंगे, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 90:135, 90:135, दोनों को 45 से डिवाइड करो 2:3 आएगा, क्या आएगा 2:3, एंड 4:6 मतलब 2:3 है ना, 4:6 मतलब 2:3 है ही ना मेरे भाई। अच्छा ये करने से अच्छा क्या करने का, 9:13.50 4:6 है कि नहीं, यही चेक करना है ना आपको, तो 9 डिवाइड बाय 4 इंटू 6 करने का, अगला टर्म आया तो है वो 4:6, अरे वो 4:6 है क्या, यही चेक करना है ना, तो 9 को क्या करने का, डिवाइड बाय 4 इंटू 6 चेक करने का, तो क्या आया बोलो 13.50, मतलब है वो 4:6। कोई रेशो 4:6 है कि नहीं कैसे चेक करते हैं, पहले टर्म को 4 से डिवाइड करो और इंटू 6 करो, सेकंड टर्म अगर आया तो दे आर इन द रेशो 4:6। कोई समझो दो नंबर दिए, कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, और आपको चेक करने के लिए बोला कि ये 2:3 है क्या, कैसे करते हो आप, पहला नंबर लेने का डिवाइड बाय 2 करने का इंटू 3 करने का, सेकंड नंबर अगर आया तो वो है 2:3, नहीं आया तो नहीं है, यस और नो। हाँ चलो नेक्स्ट, व्हेन 3 क्वांटिटीज ए बी सी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, हाँ बोलो 3 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में कब होते हैं, बोलो व्हेन A is to B is equal to B is to C, then बोलो A B C are said to be in, बोलो said to be in proportion as well as, बोलो continued proportion। तो कहना है इसे 3 टर्म के केस में proportion and continued proportion सेम ही रहता है, 3 टर्म के केस में proportion and continued proportion सेम ही रहता है, इज दैट क्लियर। बट 4 टर्म के केस में proportion continued proportion सेम था क्या, नहीं, तो ABC are said to be in proportion as well as in continued proportion if A is to B is equal to B is to C, correct or not? Can I say that is B square is equal to AC, that is बोलो B square is equal to AC, या तो you can say square of middle term should be equal to product of extremes, square of middle term should be equal to product of extremes, then ABC are said to be in proportion as well as in continued proportion, proportion as well as in continued proportion। next ABCD are said to be in proportion, अगर वो proportion में है तो A by B is equal to C by D होता है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है आप जानते हो, इनवर्ट एंडो क्या होता है बोलो, अगर इफ, सुनो पहले ऊपर कंडीशन क्या लिखा है, इफ A by B is equal to B by C by D, then बोलो B by A must be equal to D by C, बट ये कब इक्वल रहेगा, if A by B is equal to C by D, समझा ना, if A B C D are in proportion, वो हेडिंग है, is that clear? ओके देन कंपोनेंडो क्या होता है बोलो, A plus B divided by B must be equal to C plus D divided by D। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, स्टूडेंट को क्या लगता है, if A B C D are in proportion then A plus B divided by B is equal to A by B। मैंने ऐसे कभी बोला क्या, क्या बोला है मैंने, A plus B divided by B must be equal to what, C plus D divided by D। मैंने कभी नहीं बोला कि this is equal to A by B, yes or no? A plus B divided by B is equal to C plus D divided by D, but this is not equal to A by B, is that clear my friends? Okay next dividendo क्या होता है बोलो, A minus B divided by B is equal to C minus D divided by D, this is known as dividendo, this is known as
डिविडेंडो, हाँ नेक्स्ट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हाँ बताओ, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी, सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी. इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? ओके नेक्स्ट अल्टरनेंडो, हाँ बताओ, ए बाय सी मस्ट बी इक्वल टू बी बाय डी, ए बाय सी मस्ट बी इक्वल टू बोलो बी बाय डी. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अल्टरनेंडो. ए बाय सी दिख रहा है क्या आपको? एंड एडेंडो एंड सबट्रेंडो जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. अब बताओ हेडिंग क्या था? इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, देन अब पहले देखो एक मिनट, देखो यहां पे, देन ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी. ये नंबर्स लेके प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, बट मेरे ख्याल से आप जानते हो ये सब. यस और नो? रेगुलर बैच में तो नंबर लेके प्रूव किया रहेगा सब कुछ. एनीवे चलो अब समझा कि आपको ये राइट एडेंडो ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू बोलो ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी. दिस एंड दिस इज द ओनली, ये पहला प्रॉपर्टी है जहां पे जो भी हमने कुछ लिखा है दैट इज इक्वल टू डायरेक्ट ए बाय बी, दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली ए बाय बी. यस और नो? एंड सबट्राहेंडो क्या था बोलो? ए बाय बी मस्ट बी इक्वल टू सी बाय डी मस्ट बी इक्वल टू a minus c divided by b minus d and obviously this is equal to c minus a divided by d minus b. ये तो आएगा ही ना यार, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को -1 से मल्टीप्लाई किया तो a minus c का c minus a हो जाएगा, b minus d का d minus b हो जाएगा. इज दैट क्लियर? तो दिस इज एडेंडो एंड सबट्राहेंडो. तो ऑब्वियसली ये दोनों के साथ साथ में आपको ये भी पता चल सकता है फिर ये एज पर एडेंडो एंड सबट्राहेंडो कैन आई से a by b is equal to c by d is equal to a plus c divided by b plus d and is equal to a minus c divided by b minus d. क्योंकि anyway दोनों में दोनों लेफ्ट एडेंडो एंड सबट्राहेंडो दोनों इक्वल टू तो a by b के साथ ही है ना? नहीं समझा आपको? अरे दोनों में लेफ्ट हैंड साइड तो a by b है ना, तो a plus c divided by b plus d even that will be equal to a minus c divided by b minus d इक्वल टू आएगा ही ना ये एज पर एडेंडो एंड सबट्राहेंडो, एज पर एडेंडो एंड सबट्राहेंडो. याद रहेगा क्या ये बताओ? चलो बताओ. इफ p बाय q इज इक्वल टू r बाय s, सब लोग आंसर दोगे मुझे. इफ p बाय q इज इक्वल टू r बाय s, इनवर्टेंडो जल्दी बताओ. q बाय p मस्ट बी इक्वल टू s बाय r, करेक्ट है. कंपोनेंडो p प्लस q डिवाइडेड बाय q इज इक्वल टू r प्लस s डिवाइडेड बाय s. डिविडेंडो p माइनस q डिवाइडेड बाय q इज इक्वल टू r माइनस s डिवाइडेड बाय s. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो p plus q divided by p minus q is equal to r plus s divided by r minus s. Addendo p by q is equal to r by s is equal to p plus r divided by q plus s. Subtrahendo p by q is equal to r by s is equal to p minus r divided by q minus s. Very good. So this was component dividend, ये properties of proportion समझे क्या आपको? Yes or no? 31. If a by b is equal to c by d is equal to e by f is equal to g by h is equal to I by j is equal to k, then as per addendo, can I say k is equal to, k is can also be written as a plus c plus e plus बोलो g plus I, and obviously ये जो भी लिखा है this is equal to a by b, this is equal to a by b, this is equal to c by d and which is equal to k also ना. a by b का वैल्यू ही k है ना यार. इज इक्वल टू, हाँ क्या रहेगा डिनोमिनेटर बताओ? b प्लस d प्लस f प्लस h प्लस j. यस और नो? याद रहेगा क्या कुछ? एज पर सब अभी एडेंडो सबट्राहेंडो तुम कंबाइन भी कर सकते हो. चलो मैं अभी सबट्राहेंडो के केस में मैं कुछ न्यूमरेटर लिख रहा हूं, आप डिनोमिनेटर क्या रहेगा आप बताओगे उस केस में, चलेगा क्या? k इज इक्वल टू, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? a प्लस 2c माइनस 3e माइनस 8g प्लस 5i डिवाइडेड बाय क्या आएगा तुम्हें बताओ? बोलो. b प्लस 2d माइनस 3f माइनस 8h प्लस 5j. कोई प्रॉब्लम नहीं, समझाया नहीं? बोलो से कहां से ला रहे हो 8 भाई? कुछ भी लिखो मेरे भाई. i डिवाइड बाय j को 5 इज इक्वल टू 5i डिवाइड बाय 5j लिखा तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं समझा आपको? यस और नो? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो मैं एज फार एज मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना. नहीं समझा आपको मैं क्या बोलूं?
मेरे भाई मैं a बाई बी को 5a डिवाइड बाई 5b लिखा तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। एज पर सबटेंडो एडेंडो सबटेंडो मर्ज करके मैंने ऐसे लिखा है, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ? समझ रहा है क्या ये? ओके एक क्वेश्चन है, इसी के बेसिस पे हमें सॉल्व करना है। इफ a बाई 3 इज इक्वल टू b बाई 4 इज इक्वल टू c बाई 7, दिख रहा है क्या आपको? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक क्वेश्चन पूछा है, दिख रहा है क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये लिखा क्या आपने ऊपर का? हाँ चलो मैं दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप प्लीज ध्यान देना बच्चों, प्लीज 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 ध्यान देना। अभी चलेगा क्या? a बाई 3 इज इक्वल टू क्या बोला है बोलो? b बाई 4 इज इक्वल टू c बाई 7। सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, एक मिनट के बाद कॉपी कर सकते हो। टेल मी, इज इट a बाई 3 इज इक्वल टू b बाई 4 इज इक्वल टू c बाई 7? इज इक्वल टू मैं k ले लेता हूं, इज इक्वल टू, तो बोलो a इज इक्वल टू क्या आएगा? देयरफॉर a इज इक्वल टू 3k, b इज इक्वल टू 4k एंड c इज इक्वल टू, आया क्या? चलो क्वेश्चन क्या पूछा बताओ? 4a प्लस 2b माइनस 3c डिवाइडेड बाय 5b, यही क्वेश्चन पूछा है ना? यस और नो? तो बोलो बच्चों 4a, तो 4 इंटू a कितना है? 3k, तो 4 इंटू 3k 12k, 2b, 2 इंटू b कितना है? 4k, तो 2 इंटू 4k 8k, माइनस 3 इंटू c, 3 इंटू 7k कितना आता है? 21k, 21k है क्या? डिवाइड बाय 5b, बोलो 5b कितना है? 20k, करेक्ट है। तो बोलो न्यूमरेटर कितना आ रहा है? माइनस k डिवाइडेड बाय 20k, k कैंसिल हुआ। टेल मी वेदर आंसर इज माइनस 1 बाई 20, वेदर आंसर इज माइनस 1 बाई 20। कितने लोगों को समझा है? आंसर इज माइनस 1 बाई 20 और नॉट? ओके अब इसी को दूसरे तरीके से देखो। अब मुझे बताओ a बाई 3 बोला था कि नहीं उन्होंने? a बाई 3 को मैं 4a बाई 12 लिखा तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? 4a बाई 12 लिखा तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके इज इक्वल टू b बाई 4 है ना? तो इसको मैं 2b बाई 8 लिखा तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? समझा या नहीं? इज इक्वल टू c बाय 7 है, तो इसको मैं, हाँ बोलो 3c बाय 21 लिखा तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं ना? अब बताओ इज इक्वल टू, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बताओ? 4a प्लस 2b माइनस 3c डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो 12 प्लस 8 माइनस 21, चलेगा क्या बताओ? एडेंडो सबटेंडो दोनों यूज करके, यस और नो? तो चलो ये जो सर्कल किया हुआ टर्म है ना, मैं इधर बाजू में लिख रहा हूं, हाँ बोलो क्या आएगा? 4a प्लस 2b माइनस 3c डिवाइडेड बाय माइनस 1 डिवाइड बाय क्या आया? इज इक्वल टू क्या था वो? 2b बाई 8 था ना बच्चों? क्या था बोलो? ये इज इक्वल टू 2b बाई 8 है कि नहीं? 2b बाई 8 की जगह मैं b बाई 4 लिख सकता हूं क्या? b बाई 4 लिख सकता हूं क्या? b बाय 4 की जगह पे अगर मैंने 5b बाय 20 लिखा तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? b बाय 4 की जगह 5b बाय 20 लिखा तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? अरे b बाय 4 की जगह 5, समझा ना? 5b बाय 20 लिखा मेरे भाई, प्रॉब्लम है क्या कुछ? अब ये जो भी आया हुआ है इस पे अल्टरनेंडो अप्लाई करो आप, अल्टरनेंडो, हाँ करो अप्लाई। क्या आएगा बोलो? 4a प्लस 2b माइनस 3c डिवाइडेड बाय 5b इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? माइनस 1 बाय 20। सेम आंसर आया कि नहीं बताओ? माइनस 1 बाई 20 सेम आंसर आया कि नहीं? कौन सा बेटर था? फर्स्ट वाला बेटर था, करेक्ट और नॉट? सेकंड इसमें आपको लग रहा है ना ये प्रॉपर्टी यूज करो, वो प्रॉपर्टी यूज करो, उससे अच्छा के ले लो, ए का बी का सी का वैल्यू लाओ, खत्म करो कहानी। यस और नो? कुछ गया क्या दिमाग में? आंसर सेम आया कि नहीं दोनों जगह पे? माइनस 1 बाई 20 इज द आंसर। इज दैट क्लियर? चलो लिखो जरा, मेडिटेशन बाद में करो, फटाफट लिखो। मस्त दोपहर के समय पे मेडिटेशन चल रहा है कुछ लोगों को। हाय अमू डार्लिंग। हो गया लिख के? अगर आप सॉल्व कर रहे हो अभी खुद से तो अभी तक हो जाना चाहिए। हाँ कॉपी पेस्ट करने को टाइम लगता है। आंसर माइनस 1 बाई 20 है क्या? सेकंड केस में क्या किया मैंने, समझा क्या? एडेंडो एंड सबटेंडो एट ए टाइम अप्लाई कर दिया। इज दैट क्लियर? 4a प्लस 2b माइनस 3c दिखता है ना आपको?
डिवाइड बाय 12 प्लस 8 माइनस 21 हुआ, है कि नहीं? 12 प्लस 8 माइनस 21 का आंसर -1 आया था, बराबर है। एंड बाद में जो भी आया उसमें अल्टरनेटो मतलब क्या है यार, साइड चेंज करना ही है ना सिर्फ। 5b उधर राइट का लेफ्ट में आया, डिवाइड हुआ, इधर का -1 उधर राइट में गया, मल्टीप्लाई हुआ। बहुत टफ है ना ये अल्टरनेटो, समझता है क्या? चलो हो गए क्या? 32nd पॉइंट तक आ गए क्या आप लोग? चलो क्वेश्चन है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू क्या फाइंड करना है? 8, 12, 20। तो 8, 12, 20, 8, 12, 20 एंड m, समझो फोर्थ प्रोपोर्शनल m है, आर इन प्रोपोर्शन। हमें क्या m का वैल्यू पूछा है ना फिर, तो आप बताओ अगर ये चार टर्म प्रोपोर्शन में है तो क्या रहेगा बोलो? 8m मस्ट बी इक्वल टू 12 इंटू 20। तो 12 इंटू 20 करो, जो भी आता है डिवाइड बाई 8 करो, तो बोलो m क्या है? 30। तो बोलो क्या आंसर है? फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। अच्छा मैं यहाँ पे अपना वर्क बुक है इसलिए हम लिख रहे हैं, एग्जाम में क्या ऐसे रफ में लिखते बैठेंगे कि हम लोग? फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 8, 12, 20 इज, बोलो क्या है? 30। फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 8, 12, 20 इज, बोलो 30। क्या लगता है मैंने जो जितनी भी जगह छोड़ी आपको लिखने के लिए वो बराबर है क्या या कम है? मुझे लगता है कि ना कम है और ना ज्यादा है, बराबर जितना चाहिए उतनी जगह छोड़ी है मैंने, है या नहीं? ओके नेक्स्ट, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल टू 925। तो बोलो 9 एंड 25 का मीन प्रोपोर्शनल समझो m है, तो 9, m एंड 25 आर इन प्रोपोर्शन, आर इन बोलो प्रोपोर्शन। तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो क्या रहेगा बोलो? 9 बाय m इज इक्वल टू m बाय 25, देयरफॉर m स्क्वायर इज इक्वल टू 225, देयरफॉर m इज इक्वल टू 15। तो टेल मी व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल टू 925? 15। तो लगे तो लिखना है तो लिखो एक सेंटेंस लास्ट में, देयरफॉर मीन प्रोपोर्शनल टू 9,25 is 15। मीन प्रोपोर्शनल टू 9,25 is कितना है बोलो? 15। मीन प्रोपोर्शनल इज 15। ओके 35th पॉइंट, 4 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? अब बताइए कि अभी हम ये टेबल कंप्लीट करें मतलब क्या है? एक एमसीक्यू सॉल्व हो रहा है क्या यहाँ पे? समझ रहे हैं ना? चलो बोलो, ये 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में पूछा है या उन्होंने दिया है? दिया है, ये प्रोपोर्शन में है और हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो बताओ, अगर ये 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है तो कहना है से 8 इंटू 63 मस्ट बी इक्वल टू 9k। नहीं समझा आपको? 8 इंटू 63 मस्ट बी इक्वल टू 9k। तो 63 इंटू 8 करो, जो भी आता है, डिवाइडेड बाय 9, क्या आता है आंसर बोलो? 56। तो टेल मी वेदर k इज इक्वल टू 56। क्या फॉर्मूला यूज किया मैंने? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आप कर रहे हो क्या खुद सॉल्व? चलो करो। 4 quantities are said to be in proportion if product of extremes is equal to product of means. करोगे फिर भाई सॉल्व? बोलो सेकंड क्वेश्चन में 58 इंटू 85 कितना आता है? 4930 इज इक्वल टू -84 k है क्या? देयरफॉर k इज इक्वल टू बोलो 4930 डिवाइड बाय 84 कितना आता है आंसर? -56.66666। ऐसा आंसर है क्या? यू कैन राइट k इज इक्वल टू -56 2/3। क्या आंसर है? 69 आ रहा है क्या कुछ? 4930 प्रोडक्ट करेक्ट है ना? 4930 डिवाइड बाय 84, क्या आंसर है? k इज इक्वल टू -58.690476 अप्रोक्सीमेटली। यस और नो? दिस इज द वैल्यू ऑफ k। किसी को कोई डाउट बच्चों? नहीं। नेक्स्ट 36, 62 k 98। तो बोलो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना रहा है? 36 इंटू 98 बोलो 3528 इज इक्वल टू 120k। therefore k is equal to 3528 divided by 120, आंसर 29.40। k is equal to 29.40। नेक्स्ट 63 इंटू 3 कितना आता है बोलो? -189k is equal to 86 इंटू 25।
इज इट 2150? तो 2150 डिवाइड बाय 189, तो k इज इक्वल टू -11.37566 अप्रोक्सीमेटली, -11.37566 इज आंसर. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. क्या बेटा लिख रहे हो या नहीं? ध्यान नहीं है इधर, भटक रहा है ध्यान थोड़ा इधर उधर नहीं ना. तो द आंसर इज -11.37566. ओके नेक्स्ट, रूल्स ऑफ इंडाइसेस कुछ लिखना है हमें. रूल्स ऑफ इंडाइसेस, a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू क्या रहता है बोलो? a का पावर m प्लस n. तो 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5 ऐसा आया, तो 2 का पावर 3 प्लस 5 2 का पावर 8 होता है. यस और नो? चलो इधर इसके यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ. लेट्स से 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 11 इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? 2 का पावर 14. लिख दो साथ साथ में सामने के एग्जांपल. लिख रहे हो ना? लिख रहे हो क्या? ओके, a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n इज इक्वल टू क्या आएगा? a का पावर m माइनस n. तो टेल मी 8 का पावर 16 डिवाइड बाय 8 का पावर 13 इज इक्वल टू क्या आएगा? 8 का पावर 16 माइनस 13 इज इट 8 का पावर 3. तो आंसर इज 512. बराबर है ना? है या नहीं? 8 का पावर 16 डिवाइड बाय 8 का पावर 13 इज 8 का पावर 16 माइनस 13 आएगा ना, विच इज 8 का पावर 3. Do you agree? Okay, a का पावर m का पावर n इज इक्वल टू a का पावर mn. तो बोलो 2 का पावर 3 का पावर 4 इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 2 का पावर 3 इंटू 4 इज इट 2 का पावर 12 विच इज इक्वल टू 4096. 4096. एनी डाउट माय फ्रेंड्स? नेक्स्ट, a का पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a का पावर m. 1 अपॉन a का पावर m. तो अगर कल जाके कोई ऐसे दे दे समझो 2 का पावर 5 देता है, तो वी कैन राइट इट एज बोलो 1 अपॉन 2 का पावर माइनस 5, या 2 का पावर माइनस 5 इज इक्वल टू दिया तो 1 अपॉन 2 का पावर 5 लिख सकता हो. यस और नो? कुछ जाता है क्या दिमाग में? ओके नेक्स्ट, a इंटू बी ब्रैकेट का पावर m इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर m इंटू b का पावर m. डू यू एग्री? अच्छा बताओ बच्चों, 8 का पावर 3 का क्या आंसर था? 512. तो इसको मैं 2 इंटू 4 ब्रैकेट का पावर 3 लिख सकता था कि नहीं? लिख सकता था कि नहीं? तो इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते क्या फिर? 2 क्यूब इंटू 4 क्यूब कर सकते. तो 2 क्यूब कितना आता है बोलो? 8. 4 क्यूब कितना आता है? 64. एंड देखो इसका प्रोडक्ट 512 है. जो हमें आंसर तो वैसे भी पता था 512. कुछ जाता है क्या दिमाग में? ओके नेक्स्ट, a डिवाइड बाय b ब्रैकेट का पावर m इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा आंसर? a का पावर m डिवाइडेड बाय b का पावर m. a का पावर m डिवाइडेड बाय b का पावर m. समझा क्या मेरे भाई? अच्छा मुझे बताओ, 10 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर क्या आता है? 5. 5 का क्यूब क्या आंसर आता है? 125. तो इस क्वेश्चन का आंसर 125 आना चाहिए कि नहीं? तो बोलो कैन आई राइट इट एज 10 क्यूब डिवाइड बाय 2 क्यूब. तो 10 क्यूब कितना आता है? 1000. 2 क्यूब कितना आता है? 8. आंसर इज 125. देखो 1000 इंटू 8, 1000 डिवाइड बाय 8, 125 आया कि नहीं? यस और नो? तो a का पावर 1 बाय m का आंसर क्या होता है बोलो? mth रूट ऑफ a. क्या आंसर रहता है इसका? mth रूट ऑफ a. आर यू गेटिंग दिस? तो बोलो 8 का क्यूब रूट तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए बोलो? 8 का क्यूब रूट यार 2 का क्यूब 8 है ना यार. तो 8 का क्यूब रूट क्या आना चाहिए? 2. तो टेल मी कैन आई राइट इट एज 8 का पावर 1 बाय 3? कैन आई राइट इट एज 8 का पावर 1 बाय 3? 8 की जगह पे अगर मैं 2 क्यूब कर दिया, हमें पता है, एंड ये 1 बाय 3, तो दिस विल बी 2 का पावर, हाँ बोलो 3 इंटू 1 बाय 3, दैट इज 2 का पावर 1. तो आंसर इज 2. आंसर इज 2. जस्ट एक एग्जाम्पल में बाजू में लिख रहा हूं, आपको पता है ऑलरेडी है या नहीं? तो a का पावर 1 बाय m मतलब क्या होता है? mth रूट ऑफ a. तो 5th रूट ऑफ 10 को हम कैसे लिखते हैं? 10 का पावर 1 बाय 5 लिखते हैं. यस और नो? 6th रूट ऑफ 11 को हम कैसे लिखते हैं? 11 का पावर 1 बाय 6. 10th रूट ऑफ 100 को कैसे लिखते हैं हम लोग? 10th रूट ऑफ 100 बोलो 100 का पावर 1 बाय 10. 100 का पावर 1 बाय 10. यहां तक समझा क्या? ओके नेक्स्ट. ओके, a का पावर m का पावर n का पावर p इज इक्वल टू a का पावर बोलो m n p. a का पावर m n p. मुझे लगता है अब एग्जांपल की कोई जरूरत है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है ऊपर. यस और नो?
ओके, a का पावर m बाय n इज इक्वल टू, सुनो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बताओ, a का पावर m ब्रैकेट का पावर 1 बाय n, नहीं समझा आपको, a का पावर m ब्रैकेट का पावर 1 बाय n, तो ब्रैकेट का पावर 1 बाय n है, मतलब क्या ना, इसे दिस इज nth रूट ऑफ a का पावर m, nth रूट ऑफ a का पावर m। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये कोई रूल स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है, तो मैंने बनाया अपने ऊपर की एक दो रूल मर्ज करके, यस और नो। हाँ चलो, इफ a का पावर x इज इक्वल टू a का पावर y, देन वी कैन राइट, बोलो x इज इक्वल टू y, एंड इफ a का पावर m इज इक्वल टू b का पावर m ही है दोनों जगह पावर, देन a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b, ऐसा हम लिख सकते हैं जनरल केस में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, 2x का पावर 1 बाई 2 इंटू 3x का पावर माइनस 1 इज इक्वल टू हाउ मच इफ x इज इक्वल टू 4, ऐसे क्वेश्चन है, करेंगे सवाल हम लोग। ये है आपके पास टाइम? ओके, 2x का पावर 1 बाई 2 इंटू 3x का पावर माइनस 1, x का वैल्यू दिया है ना आपने को, तो बोलो 2 इंटू x की जगह क्या लिखो, 4 का पावर 1 बाई 2 इंटू 3 इंटू, हाँ बोलो x कितना है, बोलो 4 का पावर माइनस 1, ये सिंप्लीफाई करना है अपने को। तो टेल मी, इज इट 2 इंटू 4 का पावर 1 बाई 2 कितना आता है, 2, कैसे, 4 का स्क्वायर रूट 2 ना, इंटू, हाँ बोलो 3 इंटू 1 बाय 4, यस और नो। 4 का पावर माइनस 1 मतलब 1 अपॉन 4 का पावर 1, 1 अपॉन 4 का पावर 1, तो टेल मी वेदर आंसर इज 3, कैसे, ये 2 2 4 और ये 4 कैंसिल, तो फाइनल आंसर इज 3। आई होप यू आर गेटिंग दिस। एमसीक्यू मतलब क्या होता है, अब यही पे 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको 3 को टिक करना पड़ेगा ना, है या नहीं? चलो नेक्स्ट, 6ab स्क्वायर c क्यूब डिवाइड बाय 2a स्क्वायर b c का पावर 8 इज इक्वल टू, बताओ क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो 6 बाई 2 का आंसर 3 लिख देता हूं, है कि नहीं, a नीचे कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर में से एक b कैंसिल हो जाएगा तो b बचेगा, एंड c क्यूब पूरा कैंसिल हो जाएगा, बराबर है ना। तो न्यूमरेटर में क्या बच गया, 3b, डिनोमिनेटर में क्या बचा, a स्क्वायर में से सिर्फ a बचा है ना, यस और नो। b तो कैंसिल हो गया था ऊपर, एंड c का पावर 5, तो इसका आंसर ये है क्या, बताओ आप मुझे प्लीज, क्या आंसर है इसको, बोलो 3b डिवाइडेड बाय a इंटू c का पावर 5। एक्सप्लेन करना है? नहीं, आप बोलो एक्सप्लेन करना है, मैं कर देता हूं, बोलो बोलो बेटा, करो एक्सप्लेन। ऐसे लिखना है, बी स्क्वायर को बी इंटू बी, सी क्यूब को सी इंटू सी, फिर ये कैंसिल, इतना बचा है, लिखो क्या, तो क्या आंसर है फिर बोलो 3b। या अगर समझो आपको फिर भी रूल्स यूज करना है तो ध्यान दे रहे हो क्या, एक मिनट, तो बोलो ये 6 बाई 2 3, इतना तो समझा ही होगा ना, यस और नो। तो डिवाइडेड बाय, इधर a का पावर क्या था, बोलो 1 माइनस 2, ऐसे कर सकता हूं क्या, मैं कर सकता हूं क्या, इंटू b का पावर, हाँ बोलो क्या आएगा, 2 माइनस 1 इंटू c का पावर, बोलो 3 माइनस 8, इतना तो समझा होगा। तो बोलो इज इक्वल टू क्या आ रहा है, बोलो 3 इंटू a का पावर माइनस 1, b का पावर 1 इंटू c का पावर माइनस 5, तो टेल मी ये 3 b का पावर 1 था, b एज इट इज लिख दिया, a का पावर माइनस 1 नीचे आके क्या बनेगा a, एंड c का पावर माइनस 5 नीचे आके क्या बनेगा, c का पावर 5, तो यही आंसर था क्या अपना, क्या था बोलो 3b डिवाइडेड बाय a इंटू c का पावर 5 था क्या। चलो 39 क्वेश्चन, 64 इंटू, अब देखो आपको लगता है ये वर्कबुक कंप्लीट करना है फटाफट फटाफट ऐसे लिख देंगे हम लोग, इतना आसान नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हैं, इन तक पहुंचना है अपने को, कितने कितने कंसेप्ट कवर होंगे। अब परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट, क्या क्या नहीं आने वाला इसमें, एक पेज कंप्लीट करने के लिए भी मेहनत लगती है या नहीं, क्योंकि इतना समझ के लिखना है ना, अपने को थोड़ी कॉपी पेस्ट करना है, सब या कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करके कुछ अचीवमेंट तो है नहीं। चलो 39 करना है क्या कंप्लीट मेरे भाई, 64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 128 डिवाइड बाय फिफ्थ रूट ऑफ 512 का सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है अपने को। टोटल में 64 मतलब 2 का पावर 5 होता है क्या, अच्छा 128 मतलब 2 का पावर 6 होता है क्या, 2 का पावर 6, एंड उसका क्यूब रूट मतलब पावर 1/3 कर दो क्या, 2 का पावर 6 है क्या, यस, एंड ये क्या है 7 है ना, फिर बराबर है कि नहीं, 2 का पावर 7 का पावर 1/3, बस तुमने अगर मैंने जो लिखा वो कॉपी पेस्ट किया तो तुम समझ देना, फिर समझ रहा है कि नहीं। हाँ चलो डिवाइड बाय, बोलो 2 का पावर 9 का पावर क्या आएगा, बोलो
1/5, 2 का पावर 9 का पावर 1/5। चलो बोलो फटाफट। दिस इज 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 7/3 डिवाइड बाय 2 का पावर 9/5। सही है क्या मेरे भाई? तो 2 का पावर, हाँ बोलो, इज इट 2 का पावर 6 प्लस 7/3 माइनस 9/5 आएगा कि नहीं? 2 का पावर बोलो 6 प्लस 7/3 माइनस 9/5, तो 2 का पावर, एक मिनट ध्यान दो, 2 प्लस 6 प्लस 7/3 माइनस 9/5 है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर 15 ले लेता हूँ, चलेगा क्या? क्या ले लेता हूँ? 15। तो क्या होगा, आएगा ऊपर बोलो 90। यस और नो? 15 6 90, फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से, प्लस 35 माइनस 27। नहीं समझा होगा भाई। 15 एलसीएम लिया, समझता है क्या? तो 6 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, समझा है ना? समझाइए, बोलो फिर क्या आंसर आ रहा है फाइनली? 2 का पावर 90/15, तो 2 का पावर 98/15 इज द फाइनल आंसर। 2 का पावर 98 समझा क्या कुछ? 2 का पावर 98/15, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो, 4x का पावर -1 डिवाइड बाय x का पावर -1/3, बोलो क्या आएगा इसका आंसर? 4 x का पावर बोलो 1/3 लिख दो क्या ऊपर, डिवाइड बाय x का पावर -1, नीचे जाके x का पावर 1 बन जाएगा। नहीं समझा आपको? तो ये नीचे का पावर -1/3 ऊपर लाया, 1/3 हो गया, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया, एंड न्यूमरेटर x का पावर -1 था, डिनोमिनेटर में जाके x पावर 1 बन जाएगा। अब बोलो क्या बन जाएगा? 4 इंटू एक्स का पावर 1/3 माइनस 1, तो आंसर इज 4 इंटू एक्स का पावर -2/3। 1/3 माइनस 1 इज -2/3 ना? यस और नो? तो टेल मी वेदर आंसर इज 4 डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 2/3। 4 डिवाइडेड बाय बोलो एक्स का पावर 2/3, एक्स का पावर -2/3 डिनोमिनेटर में जाके एक्स का पावर 2/3 बन जाएगा। मैं आपको और एक डे नंबर 1 को बताता हूँ। देखो, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है आपको डाउट पूछने की इच्छा भी नहीं है, साथ साथ में आपको लगता है कि थोड़ा नहीं समझा है, तो भी आप लिखोगे यहाँ पे, आप खुद जाके बाद में ट्राई कर सकते हो ना, या आप क्लास के बाद में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, सर ये कैसे आया, वो कैसे आया, करेक्ट और नॉट, क्या आप किसी को पूछ सकते हो। बट किसी भी हालत में ये बुक के सारे पॉइंट्स अपने को आना चाहिए, यू हैव टू एंश्योर दैट। सारे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन रट्टा मारा हुआ नहीं, इसके रिलेटेड कंसेप्ट। ये अभी एग्जाम में समझो इसके रिलेटेड कुछ दूसरा आएगा, x का पावर -2 आएगा, नीचे -1/3 की जगह -3/7 आया, बट आपको कैलकुलेशन करते आना चाहिए ना फिर वो। यस और नो? हाँ चलो नेक्स्ट। 2 इंटू ए का पावर 1/2, ए का पावर 2/3, 6 ए का पावर -7/3, 9 ए का पावर -5/3, ए का पावर 3/2 का वैल्यू फाइंड करना है। इफ ए इज इक्वल टू कितना है? 4, तो ए की जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर दे, फिर पहले इस स्टेप में सब्स्टिट्यूट करेंगे, चलेगा क्या? नहीं बाद में करेंगे क्या? पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, एक की जगह 4, काम आसान हो जाएगा अपना। लास्ट में भी करेंगे तो कुछ नहीं, बट पहले इस स्टेप में सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपना काम तो आसान ही हो जाएगा ना। हाँ चलो करो। 2 इंटू बोलो मेरे भाई, एक की जगह क्या लिखो? 4 का पावर 1/2, देन 4 का पावर 2/3, देन 6 इंटू 4 का पावर -7/3 डिवाइड बाय, बोलो जल्दी जल्दी, 9 इंटू 4 का पावर -5/3 इंटू 4 का पावर 3/2, 4 का पावर 3/2। कोई मुश्किल नहीं है एक चीज सिंप्लीफाई करने का। हाँ बोलो, 2 इंटू एज इट इज लिखता हूँ ये तो पहले, तो बोलो 4 का पावर 1/2 मतलब 2 ही ना, 4 का स्क्वायर रूट हुआ हो तो। यस और नो? नेक्स्ट एक काम करता हूँ, ये 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख देता हूँ, चलेगा क्या? 2 स्क्वायर का पावर 2/3 इंटू 6 एज इट इज, इंटू इसको भी मैं 2 स्क्वायर कर देता हूं, 2 स्क्वायर का पावर बोलो -7/3। यस और नो? डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो जल्दी, ये 9 एज इट इज, इंटू इसको भी 2 स्क्वायर कर देता हूं, 2 स्क्वायर का पावर बोलो -5/3, एंड ये इसको भी 2 स्क्वायर कर देता हूं, चलेगा क्या? का पावर क्या? 3/2। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? हाँ चलो न्यूमरेटर बताओ अब क्या आ रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 6, इसका आंसर पहले तो मैं 24 लिख दे रहा हूँ, 2 इंटू 2 4 इंटू 6 24, चलेगा क्या? इंटू, हाँ बोलो 2 का पावर कितना था?
4 2 into 2 by 3, is it 4 by 3? Is it 4 by 3? माइनस 14 by 3 करूं क्या? माइनस 14 by 3 करूं क्या? कहां से आया, समझ रहा है क्या वो सामने दिख रहा है क्या, माइनस 14 by 3? हाँ चलो नेक्स्ट, ये 9 एज इट इज लिख दो इनटू, हाँ बोलो 2 का पावर कितना रहे, माइनस 10 by 3, 2 का पावर माइनस 10 by 3 है कि नहीं, एंड 2 का पावर 2 इंटू 3 by 2, इज इट 2 का पावर 3? 2 का पावर 3 मतलब कितना, 8? यस और नो, यस और नो? तो चलो न्यूमरेटर 24 एज इट इज लिख रहा हूं, दिख रहा है क्या आपको, एक डिनोमिनेटर 72 लिख दूं क्या? 72 कहां से आया समझा ना, 9 इंटू 2 क्यूब 8 है, इज दैट क्लियर? एंड अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या चेक करो, 2 का पावर दिख रहा हो क्या बच्चों आप, 4 by 3 माइनस 14 by 3 प्लस 10 by 3, चलेगा क्या बताओ? प्लस 10, वो नीचे का माइनस 2 by 3 ऊपर है, समझा क्या? प्लस 10 by 3, तो 24 by 72 मतलब 1 by 3 आ रहा है क्या? बाप रे 1 by 3 आ रहा है क्या? एंड बोलो इनटू 2 का पावर कितना आ रहा है, 4 माइनस 14 कितना आता है, माइनस 10 प्लस 10 मतलब क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है कि नहीं, 0 by 3 आ रहा है कि नहीं वो, तो 2 का पावर 0 मतलब आंसर क्या रहता है, 1, तो वेदर फाइनल आंसर इज 1 by 3, वेदर फाइनल आंसर इज 1 by 3। मेरा कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ रहेगा तो बताओ, हो सकता है ऐसे, मैं कोई भगवान नहीं हूं। वेदर आंसर इज 1 by 3, ये बोर हुआ रहेगा आपको, इतना करके आंसर 1 by 3 आया छोटे से, है ना? वेदर आंसर इज 1 by 3, क्या किया हमने, रूल्स ऑफ इंडाइसिस ही यूज किए ना, ऊपर जो लिखे रूल्स ऑफ इंडाइसिस 4 5 6 रूल्स लिखे हो, एक जगह पे यूज किया हमने एक ही क्वेश्चन में, समझा क्या आप सबको ये? हाँ बेटा समझ रहा है कि नहीं थे? चलो नेक्स्ट बोलो, a का पावर m इंटू ए का पावर n इंटू ए का पावर p डिवाइड बाई ए का पावर x इज इक्वल टू a का पावर क्या आएगा बोलो, m प्लस n प्लस p माइनस x, लिख रहे हो क्या? छोटी छोटी चीजें दी है, बट आपके दिमाग में वो चीजें जाने के लिए मैंने एग्जांपल क्रिएट किया, बहुत सोच समझ के बुक डिजाइन किया मैंने, ऐसे ही नहीं टाइम पास किया बैठे बैठे, समझा या नहीं? a का पावर m प्लस n प्लस p माइनस x, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, हाँ बोलो, अब ये जो भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करना है अपने को वापस बच्चों, चलेगा ना? हाँ चलो बोलो कैसे लिखेंगे अभी इसको, a का पावर 4b का पावर 1 by 6 करूं क्या मैं, इंटू x का पावर 6 का पावर 1 by 6, ऐसे चलता है क्या? चलता है क्या? इंटू, हाँ बोलो बोलो, a का पावर क्या आएगा बोलो, माइनस 2b by 3, चलेगा क्या? नहीं समझा आपको, 2 by 3 इंटू ऊपर माइनस b कर दिया मैंने उसको, इंटू बोलो x का पावर क्या आएगा, b माइनस 1 इंटू माइनस b, यस और नो? एंड जहां तक ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन है यार, ए बी का पावर m रहा तो a का पावर m, b का पावर m रहता ही है, ए बी ब्रैकेट का पावर m रहा तो a का पावर m, b का पावर m रहता ही है ना वो, तो ये दोनों रूल्स मैंने एट ए टाइम यूज किए, समझ रहा है आपको ये? हाँ चलो बोलो, इधर क्या आ रहा है, a का पावर बोलो 4b इंटू 1 by 6, तो a का पावर कितना आ रहा है वो, 2b by 3 आ रहा है क्या, 2b by 3, एंड सामने माइनस 2b by 3 दिख रहा है क्या आपको? नहीं समझा आपको, तो मैंने वो पावर ऐड कर दिया दोनों, इंटू एक्स का पावर बोलो क्या आ रहा है इधर, 6 इंटू 1 by 6 क्या आ रहा है बोलो, 1, प्लस b आ रहा है कि नहीं, एस आ रहा है कि नहीं? तो बोलो इधर a का पावर 0 आया कि बच्चों ये, इंटू एक्स का पावर क्या आ रहा है बोलो, 1 प्लस b, तो फाइनल आंसर क्या है बोलो, x का पावर 1 प्लस b या b प्लस 1 जो लिखना है, करेक्ट और नॉट, यस और नो? या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, x का पावर b इंटू एक्स का पावर 1, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, x का पावर b इंटू एक्स का पावर 1 इज एक्स का पावर b प्लस 1, तो वापस वही लिखा, ऊपर जो लिखा था वही ना, x का पावर 6 का पावर 1 by 6 मतलब x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर b, यस और नो? एंड a का पावर जो भी था वो तो फाइनली a का पावर 0 आया, उसकी वजह से उसका आंसर 1 हो गया, तो यू एग्री? इन्हीं नंबर का पावर 0 आंसर 1 रहता है, समझता है ना आपको क्यों 1 रहता है? ऐसे ही मूड,
अच्छा मुझे बताओ 32 डिवाइड बाय 32 का आंसर क्या रहता है? 1। तो 30 इसको मैं 2 का पावर 5 डिवाइड बाय 2 का पावर 5 बोल सकता हूँ क्या मैं? तो इसका पावर इसको 2 का पावर 5 माइनस 5 लिख सकता हूँ ना, एंड 2 का पावर 0। आंसर 2 का पावर 0 आया ना फाइनली, एंड आंसर तो आपने बताया था मुझे 1, 32 बाय 32 का। यस और नो? तो एनी नंबर का पावर 0, आंसर क्या रहता है? 1। एनी नंबर टू द पावर 0, आंसर इज ऑलवेज 1। तो 43rd क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या? चलो 44th करना है क्या सॉल्व बच्चों? चलो बोलो। √9 का पावर 7, तो ये एज गुड एज 3 का पावर 7 हुआ। √9 तो 3 ना, का पावर 7। अच्छा बोलो, ये √3 मतलब 3 का पावर 1/2 हुआ क्या बच्चों? 1/2 का पावर, सॉरी इज इक्वल टू क्या है बोलो? अच्छा ये पावर -5 है, इज इक्वल टू इधर क्या आ रहा है बोलो? 3 का पावर k। ध्यान दे रहे हो क्या? तो बोलो इज इट 3 का पावर 7 इंटू 3 का पावर क्या है बोलो? -5/2 इज इक्वल टू 3 का पावर k। डू यू एग्री? तो बोलो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा है? 3 का पावर बोलो 7 प्लस -5/2, मतलब 7 -5/2 आया क्या? इज इक्वल टू क्या बोलो? 3 का पावर k। तो टेल मी 3 का पावर 7 -5/2, तो ये 2 ले लेता हूं यहां पे मैं। 14 माइनस 5 कितना आ रहा है? 9। तो 9/2 आ रहा है क्या? इज इक्वल टू 3 का पावर k। देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या है बताओ? 9/2, दैट इज 4.50। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? k इज इक्वल टू 9/2, 3 का पावर 9/2 इज इक्वल टू 3 का पावर k आया है ना, तो k इज इक्वल टू 9/2, दैट इज k इज इक्वल टू 4.50। दिस इज द आंसर माय फ्रेंड्स। टफ था क्या? नेक्स्ट 2 का पावर 5 डिवाइड बाय 2 का पावर 5 इज इक्वल टू 2 का पावर 5 माइनस 5, दैट इज 2 का पावर 0, आंसर इज 1। ये तो वैसे भी क्लियर है यार, 2 का पावर 5 डिवाइड बाय 2 का पावर 5 मतलब 32/32 हुआ ना ये, आंसर इज 1। इज दैट क्लियर? यस। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन। 81 x का पावर 4 का पावर 1/4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आप चेक करो प्लीज। 81 x का पावर 81 को एक काम करता हूं मैं 3 का पावर 4 लिखता हूं पहले, तो चलेगा क्या? क्या लिखूं? 3 का पावर 4, और ये x का पावर 4, इसका पावर 1/4 है, डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, y का पावर -8 का पावर 1/4, चलेगा क्या मेरे भाई? तो टेल मी इज इट 3 का पावर 4 इंटू 1/4, मतलब 3 का पावर 1 आएगा क्या है? एंड x का पावर 4 इंटू 1/4, x का पावर भी 1 आएगा क्या है? डिवाइड बाय y का पावर -8 इंटू 1/4 क्या आता है बोलो? -2। -8 इंटू 1/4 -2 आता है कि नहीं? तो टेल मी इसका आंसर ये है क्या? 3x y स्क्वेयर। 3x y स्क्वेयर कहां से आया? डिनोमिनेटर में जो y का पावर -2 था वो ऊपर लिया, y स्क्वेयर आ गया। एंड क्या अभी आज समझो एक लेक्चर हुआ, ये कितने पेजेस कंप्लीट हो गए अभी तक? 8 पेज कंप्लीट हो गए। तो आप एक एवरेज हर रोज 8-10 पेजेस 12 पेज कंप्लीट हो जाएंगे। समझा या नहीं? उतना घर जाके 15-20 मिनट में रिवाइज कर सकते कि नहीं? सब कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं थी, जो अपने को नहीं आया बाजू में मार्क करके रखने का उतना। एंड यही तुम्हारा एंटायर सिलेबस है कंसेप्ट वाइज। क्वेश्चंस का तो कोई लिमिट नहीं होता है मैथ्स में, आपको पता है। हम जिंदगी भर अगर चाहे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीख सकते, तुम्हारी इच्छा रही तो। मैं लाइफ टाइम से वो भी क्वेश्चन सिखा सकता हूं, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी अल्टरेशंस ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड आर पॉसिबल, उस पर मैं लाइफ टाइम पढ़ा सकता हूं। आप लाइफ टाइम सीख सकते हैं, हर रोज आपको लगेगा नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। बट करना है क्या अपने को इंटर फाइनल जाना है ना, सीए बनना है, बहुत पैसे कमाना है ना, शादी करना है कि नहीं लाटे जी? यस, आगे नहीं जाएंगे, शादी करना है तक मैं रुक गया बस। चलो नेक्स्ट। 3 का पावर बोलो कितना आएगा? 6 इंटू 4 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 6 इंटू 4 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6, वेद आंसर इज 1। सब कुछ कैंसिल, बहुत टफ क्वेश्चन था ना। वेद आंसर इज 1, कैसे कैंसिल कैसे हुआ? लेकिन 3 का पावर 6 डिवाइड बाय 3 का पावर 6, ये तो कैंसिल होता है, या तो 3 का पावर 6 माइनस 6, दैट इज 3 का पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। वेदर फाइनल आंसर इज 1। ओके नेक्स्ट, y का पावर a माइनस बी, तो बोलो इज इट y का पावर, बोलो क्या आएगा? a माइनस बी
प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो टेल मी इज इट y का पावर 0? आंसर इज 1. y का पावर 0, आंसर इज 1. टफ था बच्चों? तो एग्जाम में ऐसा कुछ ज्यादा कुछ लोगों का रहता है, सर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा तो आंसर 1 रहता है. सिर्फ याद रखना, अपना जो पेपर सेट करता है ना, वो अपने से एक कदम आगे रहता है. इन शॉर्ट मेरी लैंग्वेज में बोलूँ तो अपने पप्पा रहते हैं, और अपन पप्पा को नहीं सिखाने का, क्योंकि पप्पा को जानते हैं इसलिए तुम हो. बराबर है ना? पप्पा ऑलरेडी जानते हैं. ओके चलो करना ये सॉल्व. जनरली आज के कल के जनरेशन को सिखाते पापा को भी सिखाते हैं, बट वो पापा चुपचाप सुन के भी लेते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं कि वो जानते नहीं है, वो सिर्फ आपको रिस्पेक्ट दे रहे है कि नहीं? ओके हाँ बच्चा बोल रहा है बोल के 1 माइनस करना क्या सॉल्व? 1 माइनस बोलो क्या करेंगे इधर? ये 1 माइनस एज इट इज लिख दिया. अच्छा बताओ, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या आपको? उसका पावर -1 था ना बच्चों, है या नहीं? तो उसको मैं ऐसे कर देता हूं, देखो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर. नहीं समझा आपको? पावर -1 तो डिनोमिनेटर में लेके 1 हुआ वो पावर. यस और नो? अच्छा ये ब्रैकेट का पावर क्या है बोलो? -1. ये ब्रैकेट का पावर क्या है बोलो? -1. एंड ये पूरे ब्रैकेट का पावर क्या है? माइनस, ये पूरे ब्रैकेट का पावर -1/2 है. यस और नो? चलो फिर ये एक काम करता हूँ, ये पूरा ब्रैकेट तो मैं अभी भी ऐसे एज इट इज लिखता हूँ, इसका पावर -1/2 वो भी लिख दिया मैंने. चलेगा क्या बच्चों? अब ये 1 माइनस दिख रहा है क्या? अब ये जो ब्रैकेट था करली ब्रैकेट, वो हम सॉल्व करके लेते. चलेगा क्या? चलेगा क्या? हाँ बोलो. वो करली ब्रैकेट सॉल्व करके लेना है तो उसके अंदर क्या आएगा बोलो आप मुझे. उसका पावर भी -1 है, बराबर ना? है या नहीं? हाँ बोलो क्या लिखो? डिनोमिनेटर क्या लिखो? 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एंड न्यूमरेटर क्या आएगा बोलो? 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1. 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1. तो वो 1 -1 कैंसिल हुआ क्या? हुआ क्या कैंसिल? यस. तो बोलो अभी ये क्या आएगा? ये ब्रैकेट एज इट इज लिख रहा हूं मैं, उसका पावर -1/2 एज इट इज. समझा क्या? यस और नो? एंड टेल मी ये 1 माइनस, समझ रहा है क्या? 1 माइनस. अब जो ब्रैकेट है उसका पावर -1 है ना, तो कोई भी ब्रैकेट का पावर -1 मतलब उसका रेसिप्रोकल का पावर 1. तो क्या करूं फिर बोलो? न्यूमरेटर में क्या ले लूं मैं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एंड डिनोमिनेटर में क्या ले लूं? माइनस एक्स स्क्वायर. क्या ले लूं डिनोमिनेटर में? तो माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मैं एक्स स्क्वायर ले लेता हूं, ये माइनस का प्लस कर देता हूं पीछे. नहीं समझा आपको? चलेगा क्या? ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की दिख रहा है क्या आपको ये? चलो बोलो अभी और क्या करना है अभी ये ब्रैकेट सॉल्व करके लेते पूरा, करेंगे क्या? हाँ बोलो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. एंड ये ब्रैकेट का पावर क्या रहेगा? -1/2 रहेगा कि नहीं? तो बोलो ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ क्या? तो क्या बचा? 1/x स्क्वायर. 1/x स्क्वायर बचा. तो 1/x स्क्वायर मतलब x का पावर -2, x का पावर. एंड ये ब्रैकेट का पावर क्या है बोलो? -1/2. तो -2 इंटू -1/2 कितना है? x का पावर 1. तो आंसर इज x. ये बहुत खराब है यार, इतना सॉल्व करके आंसर इतना छोटा आता है कि नहीं? तो इसका फाइनल आंसर क्या है? x. इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा है. a बाय b, ये ब्रैकेट का पावर -1 रहा ना, समझ रहा है क्या आपको? ये दिस कैन बी रिटन एज a का पावर -1 डिवाइड बाय b का पावर -1. तो a का पावर -1 मतलब नीचे आके a होगा ना वो, एंड b का पावर -1 ऊपर जाके b होगा. तो a बाय b ब्रैकेट का पावर -1 इज नथिंग बट b बाय, नथिंग बट इट इज. तो जहां जहां पावर -1 था मैंने वो क्या किया था समझा ना? डायरेक्ट उसका रेसिप्रोकल लिया था. इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? चलो फिर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. 50th क्वेश्चन करना है क्या सॉल्व? हो गया मेरा टाइम? बताया करो. 10 मिनट है मेरे पास अभी भी. क्या मैंने पुण्य किए रहेंगे ना पिछले जन्म में, तुम्हारे जैसे लोगों का टाइम मिल रहा है मुझे, है ना? बहुत पुण्य किए रहेंगे ना पिछले जन्म में, तुम जैसे लोग और मुझे टाइम दे रहे हो मतलब.
है कि नहीं? ऐसे किसी को भी नहीं देते ना आप टाइम, मतलब आपका टाइम लेने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन कैसी है कम से कम? बाकी लोगों को मिलते भी नहीं क्या आप? या पिछले जन्म का पुण्य, पिछले जन्म में कम से कम एक 10,000 भूखे नंगे लोगों को खाना खिलाए? हाँ, ये और क्या? नहीं, क्या क्राइटेरिया? नो क्राइटेरिया। चलो करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। x का पावर n, चलो बोलो, इसकी ये क्या बन जाएगा? n स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाय n, चलेगा क्या? इनटू 1 अपॉन n प्लस 1, चलेगा क्या बताओ? मल्टीप्लाई कर दिया ना, a का पावर b का पावर c, समझा ना? तो वो जो पावर से वो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो टेल मी, इज इट x का पावर n? तो फिलहाल मैं एज इट इज लिखा, समझा ना? टेल मी, n स्क्वेयर माइनस 1 को मैं n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 कर सकता हूँ ना? n स्क्वेयर माइनस 1 को n माइनस 1 n प्लस 1 कर सकता हूँ क्या? डिवाइड बाय n इंटू 1 अपॉन, बोलो, n प्लस 1। ये n प्लस 1 कैंसिल हो रहा है क्या? फिर हो रहा है क्या मेरे भाई? तो बोलो क्या बचा? x का पावर n इंटू n इंटू, बोलो, n माइनस 1 अपॉन n। नहीं समझा आपको शायद? तो ये n n कैंसिल हुआ कि नहीं वापस? तो फाइनल आंसर क्या है बोलो? x का पावर n माइनस 1, ये जो फाइनल आंसर। या तुम चाहो तो इसका आंसर x का पावर n डिवाइडेड बाय x ऐसे भी लिख सकते हो। x का पावर n डिवाइड बाय x का पावर 1, x का पावर 1 मतलब वही हुआ ना फिर? अरे नीचे x का पावर 1 मेरे भाई, तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन x का पावर n माइनस 1 ही आएगा ना? मैंने कुछ मिस्टेक किया रहेगा तो बताओ मुझे। सही है क्या ये? सही है क्या? तो क्या आंसर है फाइनली बोलो? x का पावर n डिवाइडेड बाय x, x पावर 1 मतलब x ना, x का पावर n डिवाइडेड बाय x इज आंसर। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? चलो क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व करना है अपने को अभी। a का पावर x क्या है? b, b का पावर y क्या है? c, c का पावर z क्या है? a, देन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, कैसे करेंगे सॉल्व? a इज इक्वल टू, ओके चलो एक काम करो, मुझे पहले फिनिश करने दो, बाद में आप करो। a का पावर x इज इक्वल टू b है, b का पावर y इज इक्वल टू c है, एंड c का पावर z इज इक्वल टू, तो काम करते दोनों साइड का लॉग लेते, वो भी लॉग के बिना भी हो सकता है बट लॉग बेटर है। दोनों साइड का लॉग लिया तो लेफ्ट हैंड साइड का लॉग क्या आएगा? लॉग ऑफ a का पावर x, लॉग ऑफ a का पावर x मतलब क्या? x log a इज इक्वल टू b, नहीं भाई लॉग b, दोनों साइड का लॉग ले रहे हैं ना यार, यस और नो? तो बोलो इधर क्या आएगा बताओ? y log b इज इक्वल टू log c। अब log से सबसे पहले तो डरो मत, 4-5 रूल है, सिंपल रूल है सबसे, समझ रहा है कि नहीं? क्या रूल है? log ऑफ a का पावर b इज इक्वल टू क्या था? b log a। तो इधर क्या है? log ऑफ a का पावर x इज इक्वल टू क्या है बोलो? x log a इज इक्वल टू log b। नेक्स्ट क्या आएगा बोलो? z log c इज इक्वल टू log a। तो टेल मी, यहां पे x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? log b डिवाइडेड बाय log a, आ रहा है या नहीं? ओके, देन y इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो? log c डिवाइडेड बाय log b, एंड z इज इक्वल टू क्या आ रहा है? log a डिवाइडेड बाय log c। यहां तक कोई डाउट बचो? तो x y z की वैल्यूज आ गए ना? आपको क्या पूछा? x y z इज इक्वल टू हाउ मच पूछा है? तो x इज इक्वल टू क्या था बोलो? log b डिवाइडेड बाय log a, y क्या था? log c डिवाइडेड बाय log b, एंड z क्या था? log a डिवाइडेड बाय log c। तो ऑब्वियसली ये log c कैंसिल, log a कैंसिल, log b कैंसिल, तो आंसर इज 1। तो तुम्हारा लॉजिक सही था, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आंसर 1 रहता है या 0 रहता है ना? सब कैंसिल होता है और आंसर 1 आता है ना? इतना करने से अच्छा टाइम बच जाता है ना, उससे इंस्टीट्यूट का भी टाइम बचता है फिर, है कि नहीं? अन्य से तुम्हारा इंटर का रजिस्ट्रेशन ये वो, उससे अच्छा बेटर है ना एक बार और फॉर्म, है कि नहीं? क्या आंसर है फिर बोलो? 1 लिखा क्या सब लोगों ने? बस कॉपी पेस्ट चालू हो गए ना अभी, समझ के ना कुछ?
जिंदगी खराब कर दी ऐसी एक कोर्स है ना। हाँ, पूरी जवानी पढ़ने में चली गई ना तुम्हारी, है ना। पढ़ पढ़ के जिंदगी कैसे तो हो गई, आंखें अंदर चली गई तुम्हारी पढ़ पढ़ के, है ना। क्या क्या पढ़ते हो यार तुम लोग, इनकम टैक्स, लॉ, कॉस्टिंग, एफएम, बोर हो गए ना। आर्टिकलशिप, ये तो साइड काम, फिर मेन काम दूसरे और। हम्म, ओके। तो ये 51 तक हो गए बच्चों, चलो 52 करना है क्या सॉल्व। 52, चलो x का पावर, बस अभी एक दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज, बस खत्म कर देते। ओके, x का पावर a डिवाइड बाय x का पावर b था, तो कैन आई से दिस x का पावर, सबसे पहले तो a माइनस बी इनटू क्या आएगा बोलो, a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। समझा क्या मेरे भाई। अरे x का पावर a डिवाइड बाय x का पावर b, x का पावर a माइनस बी एंड ब्रैकेट वो जो है वो तो एज इट इज लिखा मैंने, मल्टी a का पावर b का पावर c, a का पावर b c मल्टीप्लाई कर दिया ना, इनटू, हाँ बोलो, x का पावर बोलो जल्दी, b माइनस सी इंटू बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर इंटू एक्स का पावर, जल्दी बोलो, c माइनस ए इंटू सी स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वेयर। डू यू एग्री। तो चलो अब x का पावर, हाँ चलो करो मल्टीप्लीकेशन करो, a से मल्टीप्लाई करो अगले ब्रैकेट में भी, a क्यूब प्लस ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर। समझ रहा है क्या, माइनस बोलो जल्दी, ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर बी, समझा ना बच्चों, प्लस क्या था वो, ए बी स्क्वेयर, माइनस जल्दी बताओ, माइनस ए स्क्वेयर बी ना, ए स्क्वेयर बी माइनस ए बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब। अब वो ऊपर सामने जो एक्स का पावर आने वाला है इसमें ऐड ही होने वाला है ना वो भी, यस और नो। चलो बोलो प्लस, जल्दी बताओ, बी क्यूब प्लस बी स्क्वेयर सी प्लस बी सी स्क्वेयर। समझा क्या, माइनस बोलो बी स्क्वेयर सी माइनस माइनस बोलो बी सी स्क्वेयर माइनस सी क्यूब प्लस बोलो सी क्यूब, इधर लिख रहा हूं मैं भी, प्लस सी क्यूब बोलो जल्दी, प्लस ए सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सी माइनस ए सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर सी माइनस ए क्यूब। तो ये पूरा एक्स का पावर है, समझ रहे हैं ना। चलो ये ए क्यूब एंड माइनस ए क्यूब कैंसिल, माइनस बी क्यूब एंड प्लस बी क्यूब कैंसिल, डू यू एग्री। सी क्यूब एंड माइनस सी क्यूब कैंसिल, ए स्क्वेयर बी प्लस माइनस कैंसिल, ए बी स्क्वेयर ये कैंसिल, बी सी स्क्वेयर ये कैंसिल, माइनस बी स्क्वेयर सी प्लस बी स्क्वेयर सी ये भी कैंसिल, बराबर है ना बच्चों, ए बी स्क्वेयर सी था, बराबर है ना, ये कैंसिल, ए सी स्क्वेयर, यस और नो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, एक्स का पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, देखा क्या, बराबर है। तो तुम्हारा लॉजिक वर्क हो रहा है एक्चुअली, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आंसर इज 1, करेक्ट ना, सुपर शॉर्टकट, the answer is 1 my friends. Okay, next, log of a number consists of two parts, log of a number consists of two parts, कौन से दो पार्ट्स है वो, integer part and fractional part। तो integer part is known as characteristic, integer part is known as, and fractional part is known as mantissa, fractional part is known as mantissa। तो obviously कोई भी नंबर का log जो होता है it is equal to characteristic of x plus mantissa of x, characteristic of x plus mantissa of x। ओके, अब यहाँ पे ना नीचे इस पॉइंट में रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स आएंगे और लॉग के रिलेटेड है, तो काम करते हैं वो हम कल स्टार्ट करेंगे, चलेगा, लॉग के रिलेटेड हो सकता है तो थोड़ा बहुत आप रिवाइज करके आओ, बट ये बुक में आप कुछ भरोगे नहीं खुद, समझा क्या, वो मेरे साथ में होगा। मैं वापस बता दूं, ये बुक आप खुद कंप्लीट नहीं करोगे, वो मेरे साथ में ही होगा, इज दैट क्लियर, यस। तो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे माय फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि इससे अपना 2 घंटे टाइम अच्छे से जाएगा, फास्ट भी जाएगा, कुछ ज्यादा बोर होगा नहीं। क्या बोर हो रहा है, करेंगे कंप्लीट, ये बुक कंप्लीट करना है फिर अपने को साथ में, ठीक है। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, सॉरी टुमारो नहीं,
ये सुशील सर अनाउंस कर देंगे अभी जो भी टाइम है, चलेगा ना? इस कल परसों मेरे ख्याल से छुट्टी है, जो भी है अपने जो हमारे मेन टीचर है अनाउंस कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।